नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन स्टडी ग्रुप में। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा पूर्व में आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में विश्व के भूगोल पार्ट से जो प्रश्न पूछे गए हैं, उन प्रश्नों को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जाएगा। भूगोल विषय के अंतर्गत पूर्व में भारत के भूगोल पार्ट को विस्तृत व्याख्या के साथ कंप्लीट कराया जा चुका है। जो लोग चैनल पर नए जुड़े हैं वो प्लेलिस्ट के माध्यम से उसे कवर कर लेंगे। और यहाँ पर प्रश्नों की व्याख्या का स्तर इस प्रकार से रखा गया है कि जो संभावित प्रश्न हैं उनको भी इसमें कवर किया जा सके। तो चलिए प्रारंभ करते हैं विश्व के भूगोल पाठ को। और यहाँ पर जो सबसे पहला चैप्टर है वो है ब्रह्मांड और सौरमंडल, यानी यूनिवर्स एंड सोलर सिस्टम। यहाँ पर सबसे पहला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि इन निम्नलिखित खगोल पिंडों में से किसमें हीलियम 3, जो कि एक ऊर्जा का संभावित स्रोत है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अगर साधारण शब्दों में कहें तो आपसे पूछा जा रहा है कि जो विकल्प में खगोलीय पिंडों के नाम दिए गए हैं उसमें किसमें हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा विकल्प बी, शनि ग्रह में हीलियम 3 प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। किसमें? शनि ग्रह में हीलियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। अब जरा शनि ग्रह के बारे में जो भी महत्वपूर्ण तथ्य है उसको यहाँ पर देखिए। सबसे पहली बात तो ये ध्यान रखिएगा कि शनि ग्रह सूर्य से दूरी के अनुसार छठे स्थान पर आता है। और अगर हम बात करें आकार के दृष्टिकोण से, तो आकार के दृष्टिकोण से सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है कौन? शनि ग्रह। क्लियर है? दूसरी बात कि नग्न आंखों से देखने वाला ये सौरमंडल का अंतिम ग्रह है। क्लियर है? और याद रखिएगा कि शनि ग्रह में हीलियम 3, हाइड्रोजन, जो कि ऊर्जा का एक संभावित स्रोत है, प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। और याद रखिएगा कि शनि की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता वलयों से घिरा होना है। क्लियर है? और याद रखिएगा शनि का जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो कौन है? टाइटन। क्लियर? तो ये कुछ महत्वपूर्ण बातें जो शनि ग्रह से संबंधित थी आपने देखा। कुछ और तथ्य ऐसे हैं शनि ग्रह के बारे में जिनको आपको जानना बहुत जरूरी है। उन तथ्यों को भी यहाँ पर कोरिलेट करा दिया जाएगा। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि शनि ग्रह में जो वहाँ का वायुमंडल है उसमें और कौन सी गैसें हैं, तो ध्यान रखिएगा शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। क्लियर? तो ये बात भी आप ध्यान रखेंगे कि शनि ग्रह के वायुमंडल में मीथेन और अमोनिया के बादल पाए जाते हैं। दूसरी बात, जो शनि ग्रह है इसका औसत घनत्व याद रखिएगा सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। शनि ग्रह का जो औसत घनत्व है वो सभी ग्रहों में सबसे कम होता है। और इसका शनि का औसत घनत्व कितना होता है? तो याद रखिएगा 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। कितना होता है? 0.69 ग्राम प्रति सेंटीमीटर। क्लियर? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर आप ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात कि शनि ग्रह जो है ये 10 घंटा 40 मिनट में अपने अक्ष पर एक बार घूर्णन कर लेता है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। दूसरी बात कि शनि सूर्य की एक परिक्रमा 29.5 वर्षों में पूरा करता है। क्लियर? और जैसा भी आपने पढ़ा था कि शनि की जो सबसे महत्वपूर्ण विशेषता इसका वलयों से घिरा होना है, तो याद रखिएगा इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, यानी छल्ले पाए जाते हैं। और इसी के कारण इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? इसके चारों ओर वलय पाए जाते हैं, इसीलिए इसे आकाश गंगा सदृश ग्रह कहा जाता है। और एक बात और याद रखिएगा छल्लों के संदर्भ में कि ये छल्ले कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत हो जाते हैं। इसी को एक टर्म दिया गया है रिंग क्रॉसिंग। क्लियर है? रिंग क्रॉसिंग अगर आपसे पूछ लिया जाए तो आप कहेंगे कि ये छल्ले जब कुछ समय के लिए लुप्त प्रतीत होते हैं तो इसी को रिंग क्रॉसिंग कहते हैं। और एक बात और याद रखिएगा कि जो रिंग क्रॉसिंग की घटना है ये प्रत्येक 14.7 साल पर होती है। जो पिछली बार रिंग क्रॉसिंग की घटना हुई थी वो सितंबर 2009 में हुई थी। और उस प्रकार से जब आप कैलकुलेट करेंगे तो जो अगली रिंग क्रॉसिंग की घटना है वो मार्च 2025 में होगी। क्लियर? यानी वो समय नजदीक आ रहा है, तो इसलिए परीक्षा के दृष्टिकोण से ये भी तथ्य बहुत महत्वपूर्ण है। क्लियर? दूसरी बात, एक बात और याद रखिएगा कि जो शनि ग्रह है ये सर्वाधिक चपटा ग्रह है। क्लियर? और शनि गैसों का गोला है। क्लियर? ये भी बात ध्यान में रखिएगा। और जहां तक की बात रही आपने कहा कि जो सबसे बड़ा उपग्रह है वो टाइटन है, तो ये बात तो आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा भी कुछ उपग्रह याद रखिएगा जो शनि के उपग्रह है और परीक्षा में पूछे जाते हैं। जैसे रिया। रिया किसका उपग्रह है? शनि का। लापेटस, क्या नाम है? लापेटस, ये भी शनि का उपग्रह है। टेथिस, टेथिस भी किसका उपग्रह है? शनि का। तो ये भी बात आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो टाइटन आपने देखा कि इसका सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है, सौरमंडल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखिएगा कि टाइटन शनि का सबसे बड़ा उपग्रह है और सौरमंडल का यही मात्र उपग्रह है जिसके पास अपना स्थायी वायुमंडल है। क्लियर? तो ये सभी बातें शनि ग्रह से संबंधित थी जो आपको ध्यान में रखनी है। अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था? तो याद रखिएगा हीलियम को।
किसको? हीलियम गैस को सूर्य के क्रोमोस्फीयर में सर्वप्रथम खोजा गया था। तो यहां पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा, हीलियम। क्लियर है? अब जरा यहां पर इसको डिटेल में देखिए। यहां पर एक बात याद रखिएगा कि हीलियम की जो खोज है वो 1868 में एक ग्रहण के दौरान क्रोमोस्फीयर में देखी गई उत्सर्जन लाइनों में हुई थी। क्लियर है? यानी ग्रहण के दौरान 1868 में क्रोमोस्फीयर में हीलियम की खोज की गई थी। और याद रखिएगा कि हीलियम एक रासायनिक तत्व है जो प्रायः गैसीय अवस्था में रहता है। ये एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है। क्लियर है? तो याद रखेंगे हीलियम एक निष्क्रिय गैस या नोबेल गैस है और ये गैस रंगहीन, गंधहीन, स्वादहीन और विषहीन भी है। और अगर हम बात कर लें हीलियम के परमाणु क्रमांक की, तो आप सभी को पता है कि इसका परमाणु क्रमांक 2 है। और याद रखिएगा सभी तत्वों में इसका क्वथनांक और गलनांक सबसे कम होता है। क्लियर? ये बातें आप ध्यान रखेंगे हीलियम के संदर्भ में। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि बिग बैंग सिद्धांत निम्नलिखित के उद्भव की व्याख्या करता है। यानी ये जो बिग बैंग थ्योरी है ये किसके उद्भव की व्याख्या करता है? तो आप सभी का आंसर क्या होगा? विकल्प सी सही हो जाएगा, ब्रह्मांड की उत्पत्ति की। क्लियर? यानी ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित सिद्धांत है बिग बैंग थ्योरी। क्लियर? यानी यहां पर आपका सी विकल्प आंसर हो जाएगा। जरा इस बात को भी समझिए। देखिए वर्तमान समय में ब्रह्मांड की उत्पत्ति की जो सर्वमान्य सिद्धांत है उसमें नाम आता है बिग बैंग सिद्धांत। क्लियर? इसको आप हिंदी में बोलेंगे या दूसरा नाम इसका होता है महाविस्फोट सिद्धांत। क्लियर है? तो अगर बिग बैंग सिद्धांत लिखा रहे या महाविस्फोट सिद्धांत लिखा रहे आप दोनों को एक ही समझेंगे। यहां पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बिग बैंग थ्योरी है ये सिद्धांत ब्रह्मांड, आकाशगंगा, सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित है। और इस सिद्धांत का जो प्रतिपादन है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने किया था। क्लियर? ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। और कब किया था? 1927 में। क्लियर? तो याद रखेंगे बिग बैंग थ्योरी का जो प्रतिपादन है वो जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में किया था। और याद रखिएगा अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि बिग बैंग नाम किसने दिया था, तब आप ध्यान में रखेंगे फ्रेड होयल। क्या नाम है? फ्रेड होयल। जो भी तथ्य अतिरिक्त बताए जा रहे हैं और आपको नहीं पता है उसको निश्चित रूप से नोट डाउन कर लेंगे। बहुत महत्वपूर्ण तथ्य हैं और आपको एक जगह प्रोवाइड करा दिया जा रहा है, आपको कोई अतिरिक्त मेहनत नहीं करनी है। तो मैं बात कर रहा था कि बिग बैंग नाम किसने दिया, तो याद रखेंगे फ्रेड होयल ने। और कब दिया था? 1949 में, 1949 में। और जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में इस सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। क्लियर? तो ये तीनों नाम याद रखेंगे कि बिग बैंग थ्योरी दिया था जॉर्ज लेमेंटियर ने 1927 में, बिग बैंग नाम दिया फ्रेड होयल ने 1949 में, और बाद में रॉबर्ट वेगनर ने 1967 में इस सिद्धांत की व्याख्या प्रस्तुत की थी। क्लियर? और इसके बाद 2001 में मैप नामक अनुसंधान से इसकी पुष्टि की गई थी। क्लियर? अब जरा यहाँ पर बिग बैंग थ्योरी जो हमने आपसे कहा कि महाविस्फोट सिद्धांत है जिसके द्वारा ब्रह्मांड, आकाशगंगा और सौर मंडल की उत्पत्ति से संबंधित ये सिद्धांत है, जरा संक्षिप्त में समझ लीजिए कि ये सिद्धांत कहता क्या है। देखिए जब संपूर्ण ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर केंद्रित था तो अत्यधिक संकेंद्रण के कारण बिंदु में अचानक विस्फोट हुआ और ब्रह्मांडीय पदार्थ जो हैं वो चारों ओर फैल गए और यह पदार्थ विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दिखाई दिए और गैलेक्सियों में के अनंत समूह का जो सम्मिलित रूप है उसी को ब्रह्मांड कहा जाता है। क्लियर है? जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी गैलेक्सी जिसको हम कहते हैं कि उसमें हमारा सौरमंडल है, उसमें मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला उसको कहते हैं हम लोग। क्लियर है? ये आप जानते भी हैं। तो यहाँ पर इस बात को ध्यान में आप रखेंगे कि इस तरह से ये महाविस्फोट सिद्धांत काम करता है। क्लियर है? और अगर आपसे ये प्रश्न पूछ लिया जाए कि ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति है वो कब हुई, तो याद रखिएगा लगभग 15 अरब वर्ष पूर्व। क्लियर? और अगर आपसे ये प्रश्न पूछा जाए कि सौर मंडल का निर्माण कब हुआ, तो याद रखेंगे सौर मंडल का निर्माण आज से 4.5 अरब वर्ष पूर्व हुआ है। क्लियर? तो ये सब प्रमुख बातें थी जो आपको ध्यान में रखना है और इस तरह के प्रश्न किसी न किसी आयोग में प्रश्न पूछे गए हैं और आपके यहाँ भी पूछे जाने की प्रबल संभावना है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सुपरनोवा क्या है। तो ये बात ध्यान में रखिएगा कि सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्या है? मृतप्राय तारा। यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा, सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है। क्लियर है? आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन को देखते हैं। देखिए यहाँ पर एक बात स्पष्ट तौर पर ध्यान में रखिए कि सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है, लेकिन यहाँ पर तारा निर्माण की प्रक्रिया से लेकर उसकी मृतप्राय स्थिति तक के अगर पूरे क्रम को अगर आप समझ लेंगे तो ये चीजें लंबे समय तक आपको याद रहेंगी। क्लियर है? देखिए अगर हम बात कर लें तारों के निर्माण की, तो याद रखिएगा तारों का निर्माण गैलेक्सी में उपस्थित हाइड्रोजन और हीलियम की संघटक निहारिकाओं से होता है। क्लियर है? और अगर हम बात कर लें कि जो तारे निर्माण है उसमें प्रमुख कारक कौन है, तो ध्यान रखिएगा गुरुत्वाकर्षण बल से गैस और धूल के बादल का गोले के आकार में संगठन होता है। गति, उच्च ताप, संलयन अभिक्रिया, ये सभी तारे निर्माण के प्रमुख कारक होते हैं। और याद रखिएगा
तारे के विकास क्रम में जो सर्वप्रथम निर्माण होता है उसको कहते हैं प्रोटो स्टार। क्या कहते हैं? प्रोटो स्टार। और इसके बाद तारा अपने विकास की मुख्य अवस्था में प्रवेश करता है। और अगर हम बात कर लें कि सूर्य के आकार का अगर कोई तारा है वो इस अवस्था में कितने समय तक रहेगा, तो याद रखिएगा अगर सूर्य के आकार का कोई तारा है तो वो इस अवस्था में 9 या 10 बिलियन वर्ष तक रहता है। क्लियर है? और इसके बाद जो तारे का हाइड्रोजन ईंधन है, क्लियर है, वो क्या होने लगता है? नष्ट होने लगता है और वो मृत्यु की ओर अग्रसर होता है। अगर हम किसी भी तारे की जीवन अवधि की बात करें तो वो उसके आकार पर निर्भर करता है। जितना उसका आकार बड़ा होगा जीवन की जो अवधि है उतनी ही कम होगी। क्लियर है? और जब तारा अपने विकास की मुख्य अवस्था से निकलकर वृद्धावस्था की ओर अग्रसर होता है तो उसकी जो बाहरी सतह है वो फैलती है, वो ठंडा होता है और उसकी चमक भी कम होती है। और जो ये स्थिति है इसको एक नाम दिया गया है जिसको कहते हैं रक्त दानव। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेड जायंट स्टार। क्लियर है? क्या कहते हैं इस अवस्थिति को? रेड जायंट स्टार। और इसके बाद हीलियम कार्बन में कार्बन अन्य भारी पदार्थों जैसे लोहा में परिवर्तित होता है और इसके बाद तारे में विस्फोट होता है जिसको कहा जाता है सुपरनोवा विस्फोट। क्लियर है? और चूंकि सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा मृत्यु की दशा को प्राप्त होता है इसीलिए सुपरनोवा एक मृतप्राय तारे की विस्फोट अवस्था है। क्लियर? इसीलिए जब सुपरनोवा पूछा गया तो आपने डी विकल्प सही किया कि एक मृतप्राय तारा है। तो आपने देखा यहाँ पर आपने तारे के निर्माण की प्रक्रिया कैसे शुरू होती है, उसके प्रमुख कारक क्या है और कैसे बदलाव होते हुए वो सुपरनोवा विस्फोट स्थिति तक पहुंचता है। क्लियर है? अब आपको एक क्रम पता है, आपको ये चीज अच्छे और लंबे समय तक याद रहेगी। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि सुपरनोवा एक मृतप्राय तारा है और खगोल शास्त्र में सुपरनोवा किसी तारे के भयंकर विस्फोट को कहते हैं। अब आप पूरी बात समझ रहे हैं कि ये किस प्रकार का विस्फोट है और कैसे अवस्था परिवर्तन के बाद ये विस्फोट होता है। क्लियर? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और इसके बाद जब विस्फोट के बाद इसमें प्रकाश और विकिरण इतना जोरदार होता है कि कुछ समय के लिए ये पूरी आकाशगंगा को धुंधला कर देता है। क्लियर? तो ये सारी बातें आप इसके संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगले प्रश्न की तरफ चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी किसने? तो देखिए ब्लैक होल की जो जानकारी सर्वप्रथम दी थी वो दी थी एस चंद्रशेखर ने। किसने दी थी? एस चंद्रशेखर ने ब्लैक होल की जानकारी सर्वप्रथम दी थी। क्लियर? अब देखिए ब्लैक होल की बात हो रही है। क्लियर? हम लोग ब्लैक होल पर चर्चा करेंगे और जहां पर अभी आपने बात समाप्त की है सुपरनोवा विस्फोट, वहीं से अगर आप थोड़ा और आगे बढ़ें तो ब्लैक होल तक आप बात को ले जा सकते हैं। जैसे समझिए जरा, सुपरनोवा विस्फोट के बाद तारा अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशाओं में से कोई एक दशा प्राप्त करेगा। क्लियर है? सुपरनोवा विस्फोट के बाद अब देख लीजिए जरा 3 वो अवस्थाएं क्या है। पहला, सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि जो अवशेष है और वो अवशेष सौरिक द्रव्यमान के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन यानी सफेद बौना तारा कहा जाएगा। क्लियर है? किसके अंदर होगा? 1.44 गुने सीमा के अंदर। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष सौरिक द्रव्यमान यानी सोलर मास के 1.44 गुने की सीमा के अंदर होगा तो तारा श्वेत वामन यानी सफेद बौना तारा होगा। इसको इंग्लिश में कहते हैं व्हाइट ड्वार्फ। क्लियर? और जो ये 1.44 सौरिक द्रव्यमान है इसी को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं। क्लियर? यानी चंद्रशेखर सीमा के अंदर तो उसको कहेंगे सफेद बौना तारा। क्लियर? ये भी बात ध्यान रखिएगा कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहा जाता है। ये तो थी पहली अवस्था जिसमें आपने कहा कि सफेद बौना तारा। दूसरा है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि अवशेष 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहे तो उस तारे को कहते हैं न्यूट्रॉन तारा या उसको पल्सर के रूप में उसका परिवर्तन कहते हैं। क्लियर है? तो ये दूसरी स्थिति है। तीसरा यह है कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद यदि 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले जो तारे हैं उन्हीं को कृष्णविवर या ब्लैक होल कहा जाता है। ठीक है? उनका परिवर्तन ब्लैक होल के रूप में होता है। क्लियर है? तो इस तरह से आपने देखा कि 1.44 के अंदर रहेगा तो सफेद बौना तारा, अगर 1.44 सौरिक द्रव्यमान से 3 सौरिक द्रव्यमान तक रहेगा तो उसको न्यूट्रॉन तारा या पल्सर का रूप कहेंगे, और अगर 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले तारे हैं, मतलब 3 सौरिक द्रव्यमान से अधिक अवशेष वाले जो तारे हैं उनको ब्लैक होल या कृष्णविवर कहा जाता है। क्लियर हो गया ये तीनों अवस्था? और यही आपसे पूछा जा रहा था। अब जरा यहाँ पर एक बात ध्यान रखिए, ये जो चर्चा हुई है एस चंद्रशेखर साहब की, तो एक बात और यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि 1983 में भौतिक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार डॉक्टर एस चंद्रशेखर और W.A. पाउलर को संयुक्त रूप से प्रदान किया गया था। ठीक है? किसमें? 1983 में भौतिक के क्षेत्र में। क्लियर है? अब आइए जरा देखते हैं कि यहाँ पर एक्सप्लेनेशन में क्या दिया है। तो देखिए ब्लैक होल एक ऐसी खगोलीय क्षेत्र है जिसका गुरुत्वाकर्षण इतना शक्तिशाली होता है कि प्रकाश सहित कुछ भी इसके खिंचाव से बच नहीं सकता। इसे सिमट गया तारा भी कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ये जो ब्लैक होल है इसमें
जो गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र है वो इतना प्रबल होता है कि यहाँ वो प्रकाश को भी निकलने नहीं दे, यानी ये प्रकाश को भी बचकर निकलने नहीं देता है, ठीक है। और जब प्रकाश बचकर नहीं निकलेगा तो आपको कुछ दिखाई नहीं, क्लियर है। और एक बात और याद रखिएगा कि भारतीय अमेरिकी खगोलविद सुब्रमण्यम चंद्रशेखर सीमा के सिद्धांत का प्रतिपादन करने के लिए प्रसिद्ध हुए। अब आप चंद्रशेखर सीमा को भी समझ रहे हैं, आपने देखा कि 1.44 सौरिक द्रव्यमान को चंद्रशेखर सीमा कहते हैं, क्लियर है। अब देख रहे हैं आप एक्सप्लेनेशन से किस तरह से चीजें बिल्कुल स्पष्ट होती जा रही हैं, क्रिस्टल क्लियर। अब यहां पर ये देखिए, वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं उसको चंद्रशेखर सीमा कहलाती है। और इस सिद्धांत के अनुसार सफेद बौने तारे एक निश्चित द्रव्यमान प्राप्त करने के बाद अपने भार में और अधिक वृद्धि नहीं कर सकते हैं और अंततः वो ब्लैक होल और कृष्ण छिद्र बन जाते हैं, क्लियर है। तो आपने देखा कि सुपरनोवा विस्फोट के बाद जो अवशेष हैं वो सौरिक द्रव्यमान की आधार पर किस तरह से 3 प्रकार की मृत्यु की दशाओं को प्राप्त करते हैं, क्लियर है। यानी वो अपने आकार के अनुरूप मृत्यु की 3 दशा को प्राप्त करते हैं। एक आपने देखा सफेद बौना तारा, न्यूट्रॉन तारा या पल्सर, और एक देखा आपने ब्लैक होल, क्लियर है। तो इन सभी बातों को आप ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न, और एक बात और याद रखिए, अभी आपने देखा है कि ये जो चंद्रशेखर सीमा, इसका निर्धारण 1930 में इसका निर्धारण, क्लियर है। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि कथन और कारण से संबंधित है। लिखा हुआ है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता। तो बिल्कुल सही बात है। अब क्यों नहीं देखा जाता है, कारण में लिख रहा है कि कृष्ण छिद्र पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि यह प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देता है, क्लियर है। तो जब प्रकाश को भी बच निकलने नहीं देगा तो फिर वो दिखाई नहीं देगा। तो ये बात बिल्कुल सही है कि कारण बिल्कुल सही कह रहा है कि यहाँ पर गुरुत्वीय क्षेत्र इतना प्रबल होता है कि ये प्रकाश को बचकर निकलने नहीं देता है। यही कारण है कि कृष्ण छिद्र एक ऐसा खगोलीय अस्तित्व है जिसे दूरबीन से नहीं देखा जा सकता है। यानी यहाँ पर कथन भी सही है, कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए यहाँ पर आप ए विकल्प को आंसर करेंगे, क्लियर। ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। अब आपको देखना है कि यहाँ पर कौन सही सुमेलित नहीं है। अब जरा देखिए, अब ये पूछ रहा है कि ये जो खोज हुई है उसमें कौन है। तो देखिए मेसान की खोज, तो देखिए मेसान की जो खोज है वो हिडेकी युकावा ने किया था, ये बात यहाँ पर बिल्कुल सही है। तो स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने। पॉजिट्रॉन की खोज करें तो याद रखिएगा पॉजिट्रॉन की जो खोज है वो CD एंडरसन और UF हेस के द्वारा किया गया था, क्लियर है। तो ये बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि अगर पॉजिट्रॉन की खोज की बात की जाए तो CD एंडरसन और UF हेस के द्वारा किया गया था। सूर्य और तारों में ऊर्जा का उत्पादन का सिद्धांत अगर बात करें तो ये HA बेथे महोदय के द्वारा किया गया था। तो ये भी बात बिल्कुल सही है कि सूर्य एवं तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत HA बेथे के द्वारा, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि परा यूरेनियम तत्वों का संश्लेषण एनरिको फर्मी के द्वारा, ये गलत है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी सही सुमेलित नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर डी आपका ऑप्शन हो जाएगा, क्लियर है। यहाँ पूछा है कौन सा सही सुमेलित नहीं है, तो ये बातें आप ध्यान में रखें। देखिए यहाँ पर इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में लिखा हुआ है कि अभी आपने देखा कि मेसान की खोज हिडेकी युकावा ने, जो कि कहाँ से है, जापान से। वहीं पॉजिट्रॉन की खोज की हम लोगों ने बात की थी CD एंडरसन, ये कहाँ से संबंधित, अमेरिका से। और अगर बात करें कि सूर्य और तारों में ऊर्जा उत्पादन का सिद्धांत, तो उसके संदर्भ में आपने देखा HA बेथे साहब, जो कि पश्चिमी जर्मनी के, क्लियर है। और जो डी विकल्प में नाम लिखा हुआ था एनरिको फर्मी, तो याद रखिएगा प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक एनरिको फर्मी के निर्देशन में अमेरिका के शिकागो विश्वविद्यालय में बनाया गया था, क्लियर है। तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे एनरिको फर्मी के संदर्भ में कि प्रथम नाभिकीय रिएक्टर वैज्ञानिक, क्लियर है। तो इस तरह से जो खोज की गई थी उसके संदर्भ में उनसे संबंधित जो वैज्ञानिक थे उनके नाम पे प्रश्न ये पूछा गया था। अब जैसे यहाँ पर कुछ और कैसे पूछा जा सकता है, तो देखिए आपसे ये पूछा जा सकता है कि कांट महोदय की क्या परिकल्पना थी। तो याद रखिएगा कांट का वायव्य राशि परिकल्पना थी, क्लियर है। कभी भी आपसे पूछा जाए कि वायव्य राशि परिकल्पना, तो आप सीधे कांट महोदय से कोरिलेट करिएगा। इसी तरह से अगर आपसे पूछा जाए निहारिका परिकल्पना, तो याद रखिएगा निहारिका परिकल्पना लाप्लास महोदय की, क्लियर है। तो ये बातें भी आप ध्यान में रखिएगा। और ये अद्वैतवादी है, क्लियर है। और अगर हम बात कर लें, जैसे अगर आपसे पूछा जाए कि ग्रहाणु परिकल्पना, तो याद रखिएगा ग्रहाणु परिकल्पना में चैम्बरलिन और मोल्टन, इन दोनों लोगों का नाम याद रखेंगे। अगर पूछा जाए कि ग्रहाणु परिकल्पना, तो याद रखेंगे चैम्बरलिन और मोल्टन, क्लियर है। और अगर वहीं आपसे पूछा जाए कि ज्वारी परिकल्पना अगर पूछी जाए, तो याद रखिएगा जेम्स लीना और हेराल्ड जेफरी, क्लियर है। तो याद रखेंगे जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी, यानी जेम्स जीन्स और हेराल्ड जेफरी की ज्वारी परिकल्पना है, क्लियर। तो ये सभी बातें आप परीक्षा के दृष्टिकोण से ध्यान में रखेंगे। अगले प्रश्न की तरफ चलिए। अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि वर्ष 1998 में न्यूलिड उल्का दृष्टि थी, यानी आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि ये जो उल्का है जिसको आप सामान्य रूप से लियोनिड भी कहते हैं, 1998 के संदर्भ में। अब जरा देखिए, पहला लिख रहा है कि तुला तारामंडल में घटने वाली परिकल्पना, तो देखिए ये इससे संबंधित नहीं था।
करा कि ये एक घटना जो 33 वर्ष बाद फिर घटी थी, तो ये बात सही है। एक घटना जिससे टेम्पल ट्यूटल नामक धूमकेतु जुड़ा है, तो ये भी बात सही है। और एक टूटते हुए तारे की परिघटना है, तो ये बात बिल्कुल सही है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि दूसरा, तीसरा और चौथा सही है, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। अब देखिए यहाँ पर डिटेल में सबसे पहले ये समझिए कि उल्का कहते किसको है। तो याद रखिएगा, आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो संहति जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में आती है तो घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगती है और इसी को उल्का कहा जाता है। क्लियर है? तो यानी आकाश से गुजरने वाली कठोर पदार्थ की वो स्थिति जब वो वायुमंडल में प्रवेश करती है तो वहां घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगती है, उसी को उल्का कहा जाता है। और उल्का को सामान्य रूप से टूटता हुआ तारा या लियोनिड कहा जाता है। क्लियर हो गया? और याद रखिएगा कि ये आकाश में प्रकाश की चमकती हुई चमकीली लकीर सदृश होती है, जिसे टूटने वाला तारा कहा जाता है। क्लियर है? अब आप ये समझ गए कि ये चमकती हुई लकीर क्यों है, क्योंकि जब वो पृथ्वी के वायुमंडल में आती है और घर्षण के कारण गर्म होकर जलने लगती है तो वही वो चमक है। क्लियर है? और याद रखिएगा कि कुछ पिंड वायुमंडल के घर्षण से पूर्णतः जल नहीं पाते हैं और चट्टानों के रूप में पृथ्वी पर आकर गिरते हैं, इन्हीं को उल्का पिंड कहा जाता है। क्लियर है? अब ये पूरी बातें आप उल्का से लेकर उल्का पिंड तक की इस पूरी चर्चा को समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से यह किसका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, यहां से प्रश्न पूछा जाता है। तो देखिए यहां पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा वराहमिहिर का। किसका? वराहमिहिर का। सी विकल्प से हो जाएगा। वराहमिहिर साहब का मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अब जरा यहां पर कुछ बातें समझिए। ये जो वराहमिहिर साहब थे, इनका मत था कि पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है। अगर हम वराहमिहिर की रचना की बात कर लें तो इनकी रचना है वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका। क्लियर है? वृहत संहिता और पंच सिद्धांतिका वराहमिहिर साहब की रचना है और आर्यभट्टियन और सूर्य सिद्धांतिका ये आर्यभट्ट साहब की रचना है। क्लियर है? आर्यभट्ट साहब की रचना क्या है? आर्यभट्टियन और सूर्य सिद्धांतिका। क्लियर है? तो ये भी बातें आप ध्यान में। अब देखिए यहां पर आपने इस संदर्भ में वराहमिहिर और आर्यभट्ट साहब को देख लिया। देखिए यहां पर इस सिद्धांत से संबंधित कुछ और नाम आपको ध्यान में रखने होंगे, जैसे जैसे निकोलस कॉपरनिकस साहब। देखिए इनके बारे में भी जरा समझ लीजिए कि पोलैंड के थे निकोलस कॉपरनिकस और इन्होंने 1514 में एक पुस्तक जिसका नाम है लिटिल कमेंट्री, उसमें कहा कि सूर्य केंद्र में है और पृथ्वी परिक्रमा कर रही है। क्लियर है? ये किसका था? ये निकोलस कॉपरनिकस, जो कि पोलैंड से संबंधित थे। वहीं पर एक अंग्रेज वैज्ञानिक है जिनका नाम क्या है? आइजैक न्यूटन। और याद रखिएगा आइजैक न्यूटन साहब की अगर बात करें तो इन्होंने गुरुत्वाकर्षण के साथ साथ गति के 3 नियम दिए थे। क्लियर है? अगर इस तरह के प्रश्न पूछे जाएं तो आप वहां पर आइजैक न्यूटन साहब को कोरिलेट करेंगे। अगर आपसे मान लीजिए पूछ लिया जाए केपलर, जोहान्स केपलर, तो याद रखिएगा जर्मनी के जो जोहान्स केपलर हैं, इन्होंने ग्रही गतियों के 3 नियम दिए थे। ग्रही गतियों के 3 नियम ये जोहान्स केपलर साहब ने दिए थे। तो ये कुछ और नाम हैं जिनको आपको ध्यान में रखना होगा। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि तारे का रंग सूचक होता है। तो याद रखेंगे तारे का जो रंग है वो उसके ताप का सूचक होता है। क्लियर है? तो यहाँ पर तारे का रंग सूचक है उसके ताप का, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि तारों का रंग उसके नियमित वर्णक्रम अर्थात उसकी तरंग दैर्ध्य के विकिरण की तीव्रता के आधार पर निर्धारित होता है और किसी भी तारे का रंग उसके तापमान का सूचक होता है। जैसे अगर बात कर लें सूर्य की, तो आप जानते हैं सूर्य एक तारा है, इसकी सतह का तापमान 5500 डिग्री सेल्सियस से 6000 डिग्री सेल्सियस होता है और सूर्य का रंग क्या होता है? पीला होता है। क्लियर है? यानी इस रेंज में रंग पीला। तारों में नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊष्मा उत्पन्न होती है, यानी तारों में ऊष्मा किस प्रकार से उत्पन्न होती है? तो नाभिकीय संलयन की क्रिया के कारण। अब देखिए यहाँ पर कुछ रंग और उनके ताप दिए गए हैं। जैसे अगर बात कर लें नीले रंग, तो यहाँ पर 50,000 से 28,000 डिग्री केल्विन। नीला श्वेत की बात करें तो 28,000 से 10,000 डिग्री केल्विन। श्वेत की बात करें तो 10,000 से 7,500 डिग्री केल्विन। श्वेत पीला की बात करें तो 7,500 से 6,000 डिग्री केल्विन। पीला की बात करें तो 6,000 से 4900 डिग्री केल्विन। नारंगी की बात करें तो 4900 से 3500 डिग्री केल्विन और लाल की बात करें तो 3500 से 2800 डिग्री केल्विन। क्लियर? तो ये एक रेंज है जिसको ध्यान में आप रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित जो तारे हैं उनके समूह क्या कहलाते हैं? यानी एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहा जाता है? तो याद रखिएगा उसको नक्षत्र कहते हैं। यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? अब जरा यहाँ ये बात समझिए। तो देखिए एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तारों के समूह को क्या कहते हैं? नक्षत्र कहा जाता है। अर्थात खगोल शास्त्र में आकाश में दिखने वाले कुछ चमकीले तारों का ऐसा समूह जो एक तल में स्थित दिखाई देते हैं उनको नक्षत्र या तारा मंडल कहा जाता है। क्लियर है? और याद रखिएगा कि जो सेंटोरस है ये सबसे बड़ा तारामंडल है जिसमें 94 तारे हैं। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर है? अगर हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा में कम से कम 68 तारे होते हैं। क्लियर है? और निहारिका
अगर निहारिका की बात करें जैसे, तो निहारिका प्रकाशवान आकाशीय पिंड है जो कि गैस और धूल कणों से निर्मित है। क्लियर है? तो ये निहारिका के संदर्भ में तो अभी चर्चा हो चुकी है। क्लियर है? और यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, ये जो विकल्प में एंड्रोमेडा दिया हुआ है, एंड्रोमेडा, तो एंड्रोमेडा के संदर्भ में याद रखिएगा कि हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम निहारिका है। क्लियर है? हमारी आकाश गंगा की सबसे निकटतम निहारिका क्या है? एंड्रोमेडा। ये भी बात आप ध्यान में यहाँ पर रखेंगे कि हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम निहारिका है एंड्रोमेडा। क्लियर है? जरा इसको यहाँ पर ध्यान से इसको करेक्ट कर लेंगे। अब यहाँ पर जरा कुछ बातें समझिए, जैसे अगर हम बात कर लें सप्तऋषि तारामंडल की, ठीक है, सप्तऋषि तारामंडल की अगर हम लोग यहाँ चर्चा करें तो सप्तऋषि तारामंडल से ध्रुव तारे के संकेत प्राप्त होते हैं, और ध्रुव तारा जो है ये उत्तर की दिशा में चमकता है, ये आप जानते हैं। और ये भी आपने देख लिया कि जो सप्तऋषि तारामंडल है उससे ध्रुव तारे का संकेत प्राप्त होता है। यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन एक है जिसको शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं IAU। इसके आधार पर अंतरिक्ष में कुल 88 तारामंडल है। क्लियर है? और यहाँ पर एंड्रोमेडा के संदर्भ में तो बात हो ही गई है कि हमारी आकाश गंगा के सबसे निकटतम की आकाश गंगा है, और साथ ही साथ हमारी आकाश गंगा से लगभग 2.5 मिलियन वर्ष प्रकाश वर्ष दूर स्थित है ये। क्लियर है? कितना दूर है? 2.5 मिलियन प्रकाश वर्ष ये दूर है। क्लियर है? और एक बात और यहाँ पर इंक्लूड कर लीजिए एंड्रोमेडा के संदर्भ में, या एंड्रोमीडा भी इसको कई जगह लिखा रहता है, तो याद रखेंगे एंड्रोमेडा के संदर्भ में कि इसे मेसियर 31 भी कहते हैं। क्लियर है? एंड्रोमेडा को मेसियर 31 भी कहा जाता है। क्लियर है? तो इतनी बात यहाँ पर आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। तो देखिए अभी हम लोगों की पूर्व में जब एक प्रश्न में चर्चा हो रही थी तो वहां पर बात की गई थी कि कैसी है आकृति, सर्पिलाकार यानी सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में आकाश गंगा वर्गीकृत की गई है। तो यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? और देखिए यहाँ पर आपने कई बातें पहले ही देख ली हैं कि आकाश गंगा सर्पाकार गैलेक्सी के रूप में वर्गीकृत है, और आपने ये भी देखा था जैसे ब्रह्मांड के निर्माण के लिए एक आपने थ्योरी देखी थी जिसको आपने कहा था बिग बैंग थ्योरी यानी महाविस्फोट सिद्धांत। और उसमें क्या हुआ था? उसमें आपने कहा था कि भाई प्रारंभ में ब्रह्मांड एक गर्म और सघन बिंदु पर केंद्रित था, और अत्यंत संकेंद्रण के कारण बिंदु में विस्फोट हुआ, और जब विस्फोट हुआ तो जो ब्रह्मांडीय पदार्थ हैं वो चारों तरफ फैले, और ये पदार्थ विभिन्न गैलेक्सी के रूप में दिखाई दिए, और गैलेक्सियों के अनंत समूह को सम्मिलित रूप से आपने ब्रह्मांड कहा। क्लियर है? और आपने ये भी देखा था कि जो हमारी गैलेक्सी है उसमें हमारा जो सौर मंडल है उसे मंदाकिनी या आकाशगंगा या दुग्ध मेखला कहते हैं, मिल्की वे कहा जाता है। क्लियर है? तो ये सारी बातें थी, तो वही बात यहाँ पर कही गई है। क्लियर है? और याद रखेंगे हमारी पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी जिसको क्या दुग्ध मेखला या मिल्की वे कहते हैं, और इसकी आकृति कैसी है? सर्पिल। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि किसके दिन की अवधि तथा इसके अक्ष का झुकाव सन्निकटतः पृथ्वी के ही समान है, यह सत्य है। किसके बारे में ये बात सही है? तो याद रखेंगे ये बात हो रही है किसके बारे में? मंगल ग्रह के बारे में। तो ध्यान रखिएगा जो पृथ्वी और मंगल ग्रह है उसका झुकाव लगभग समान है। ठीक है? और इसके कारण जो उसका परिक्रमण काल है वो भी लगभग समान होता है। क्लियर है? तो वही ये बात यहाँ पर प्रश्न पूछा जा रहा है कि अक्ष का झुकाव लगभग समान है। तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा? डी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि पृथ्वी और मंगल का झुकाव लगभग समान है, और परिक्रमण काल भी लगभग समान है। किसका? पृथ्वी और मंगल का। ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं किससे? तो ध्यान रखिएगा जो तारे अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं, अभी आपने इसको पढ़ा भी था जिसमें मैंने आपसे कहा था कि नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्लियर है? आपने देखा था कि नाभिकीय संलयन की क्रिया से ऊष्मा प्राप्त होती है। क्लियर है? तारों में जो ऊष्मा प्राप्त होती है वो नाभिकीय संलयन की क्रिया से, तो यहाँ पर आपने देख लिया नाभिकीय संलयन हो जाएगा। और इसके अलावा गुरुत्वीय संकुचन से भी, यानी ये भी सही है। क्लियर है? और यहाँ पर विखंडन और रासायनिक अभिक्रिया ये नहीं है, यानी तारे जो अपनी ऊर्जा प्राप्त करते हैं वो ध्यान रखिएगा नाभिकीय संलयन से और गुरुत्वीय संकुचन से। तो यहाँ पर आपका ए विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात ध्यान रखेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न भी है। तो याद रखेंगे तारे अपनी ऊर्जा नाभिकीय संलयन से प्राप्त करते हैं तथा अत्यधिक गुरुत्वाकर्षण के कारण संकुचित हो जाते हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उसका तापमान बढ़ जाता है और नाभिकीय संलयन की क्रिया प्रारंभ हो जाती है। इसमें मुख्य रूप से हाइड्रोजन गैस होती है जो निरंतर क्रूड में आकर हीलियम में परिवर्तित होती है, और इस प्रक्रिया से मुक्त ऊर्जा के कारण तारों की सतह का तापमान बना रहता है। क्लियर? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। अब यहाँ पर देखना है कि कौन ग्रह है, कौन उपग्रह है, कौन पुच्छल तारा है और कौन कृत्रिम उपग्रह यान। तो देखिए यहाँ पर ग्रह की बात करें तो यूरेनस हो जाएगा, यानी ए को दूसरे के साथ। उपग्रह की बात करें तो सीधे सीधे चंद्रमा, यानी बी को पहले के साथ। पुच्छल तारा की बात करें तो हेली। क्लियर है? यानी यहाँ पर सी को चौथे के साथ। और कृत्रिम उपग्रह यान की बात करें तो आप क्या करेंगे? मैरिनर। ठीक है? तो यानी यहाँ पर तीसरे को। तो जो कूट बन रहा है वो क्या बन रहा है? 2143। 2143 का कूट बन रहा है 2143, यानी यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा ग्रह यूरेनस, उपग्रह चंद्रमा, पुच्छल तारा हेली और कृत्रिम उपग्रह यान जो है वो मैरिनर। अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से
सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में लगभग कितना समय लगता है? तो याद रखेंगे सूर्य से पृथ्वी तक आने में लगभग 8 मिनट 19 सेकंड समय लगता है। तो यहाँ पर आप सी विकल्प सही कर लेंगे। कितना? लगभग 8 मिनट। क्लियर है? तो सी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश के आने में यहाँ पर 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। और सूर्य क्या है? एक तारा है जो पृथ्वी से कितना दूर है? तो याद रखेंगे 15 करोड़ किलोमीटर दूर है। क्लियर है? ध्यान रखिएगा सूर्य से जो पृथ्वी की दूरी है वो 15 करोड़ किलोमीटर की है और इसके प्रकाश को पृथ्वी तक आने पर 8 मिनट 19 सेकंड का समय लगता है। इसकी सतह का तापमान कितना है? 6000 डिग्री सेल्सियस। अभी चर्चा हुई थी कि सूर्य की सतह का तापमान 5500 डिग्री से 6000 डिग्री सेल्सियस तक होती है और सूर्य का रंग पीला है। और इसकी बाहरी भाग क्या कहलाता है? क्रोमोस्फियर। याद रखिएगा सूर्य का जो बाहरी भाग है उसको क्रोमोस्फियर कहा जाता है और सूर्य के केंद्रीय भाग को क्या कहते हैं? कोर कहते हैं। यहां से भी प्रश्न बनता है। और इसका तापमान क्या है? तो इसका तापमान है 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। कितना है? 1.5 करोड़ डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग दिखाई देता है कैसा? तो याद रखेंगे जो अंतरिक्ष यात्री हैं उनको आकाश का रंग काला दिखाई देता है। कैसा? काला। तो यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देता है। देखिए अंतरिक्ष यात्री को जो अंतरिक्ष में आकाश का रंग है वो काला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित होता है जिससे प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और फिर वो काला रंग दिखाई देता है। और पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है। ठीक है? अब हमको पृथ्वी से आकाश का रंग क्यों नीला दिखाई देता है? क्योंकि सूर्य पृथ्वी से आकाश का रंग सूर्य के प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण नीला दिखाई देता है और चूंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल अनुपस्थित है, ठीक है, जिसके कारण प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है और अंतरिक्ष यात्री को अंतरिक्ष में आकाश का रंग काला दिखाई देता है। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए। पूछा जा रहा है कि सूर्य की परिक्रमा में कौन सा ग्रह सर्वाधिक समय लेता है? तो देखिए सूर्य की परिक्रमा की अगर बात करें और ग्रह के समय लेने की बात करें तो यहां पर आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? विकल्प सी सही हो जाएगा। क्लियर है? क्यों? क्योंकि ये सबसे दूर है। सूर्य से दूरी के आधार पर आप इस समय को मेजरमेंट करते हैं। तो सूर्य की परिक्रमा में यहाँ पर जो विकल्प में नाम दिए गए हैं उसमें सबसे ज़्यादा समय वरुण का, ठीक है, और लास्ट में पड़ता भी है तो ये सबसे ज़्यादा समय लगता है सूर्य की परिक्रमा में। क्लियर है? तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए अगर हम बात कर लें सूर्य की परिक्रमा में इसको कितना समय लगता है तो याद रखिएगा 164.8 पार्थिव वर्ष में सूर्य की ये एक परिक्रमा पूरा करता है। जबकि सूर्य को की परिक्रमा में सबसे कम समय किसको लगता है तो याद रखिएगा बुध ग्रह को। क्लियर है? ये सूर्य की सबसे कम समय में लगभग 88 दिन में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है। क्लियर है? और ग्रीक लोग इसे अपोलो नाम से जानते हैं। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ब्लू मून परिघटना होती है। ब्लू मून क्या है? तो ध्यान रखिएगा ब्लू मून का मतलब है कि जब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। जब एक ही महीने में 2 पूर्णिमा हो तो उसको क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि पहला ही विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा ब्लू मून का मतलब एक ही माह में 2 पूर्णिमाएं हो तो उसको ब्लू मून कहा जाता है। अब यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि प्रत्येक 2.7154 वर्ष में एक ऐसा माह आता है जिसमें पूर्णिमा 2 बार होती है। क्लियर? किंतु 2 पूर्णिमाओं के बीच अंतर लगभग 29.5 दिन का ही होता है। जिस माह में 2 पूर्णिमाएं होंगी उसे 2 पूर्णिमा को ही क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। क्लियर? स्पष्ट हो गया? यानी जिस माह में 2 पूर्णिमाएं हो उसको क्या कहते हैं? ब्लू मून कहा जाता है। अगला देखिए। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि सूर्य ग्रहण कब होता है? तो देखिए सूर्य ग्रहण का मतलब क्या है? सूर्य ग्रहण कब होता है? किस समय होता है? तो आपको पता है कि सूर्य ग्रहण की जो स्थिति है वो हमेशा अमावस्या में होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं बी विकल्प लिखा है प्रतिपदा। किसमें? प्रतिपदा, यानी अमावस्या को ये सूर्य ग्रहण की स्थिति होती है। तो यहाँ पर बी विकल्प आप ध्यान में रखेंगे। देखिए सूर्य ग्रहण की स्थिति को भी जरा स्पष्ट कर लीजिए। सूर्य ग्रहण की स्थिति तब होती है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है। जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य ग्रहण की स्थिति बनती है, यानी सूर्य का प्रकाश सीधे पृथ्वी तक नहीं पहुंचता है। इसके कारण जो चंद्रमा की छाया है वो पृथ्वी पर पड़ने लगती है। क्लियर है? और ये बात बिल्कुल स्पष्ट तौर पर याद रखिएगा। कई प्रतियोगी परीक्षाओं में ये पूछा गया है कि सूर्य ग्रहण की स्थिति कब बनती है, तो बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि ये स्थिति हमेशा अमावस्या यानी प्रतिपदा को होती है। सूर्य ग्रहण का मतलब हम अमावस्या यानी प्रतिपदा को होती है। और वहीं अगर चंद्र ग्रहण की बात करें तो चंद्र ग्रहण की स्थिति हमेशा पूर्णिमा के दिन होती है। क्लियर है? चंद्र ग्रहण कहेगा तो पूर्णिमा के दिन और सूर्य ग्रहण कहेगा तो अमावस्या अर्थात प्रतिपदा के दिन, क्योंकि चंद्र ग्रहण तभी होगा जब सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी आ जाती है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए। पूछा जा रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव होती है। तो ध्यान रखिएगा पुच्छल तारे की जो पूंछ की दिशा है वो सदैव सूर्य से दूर होती है। क्लियर है? तो यहाँ पर आप बी विकल्प को आंसर करेंगे। क्लियर है? अब आइए जरा इसके एक्सप्लेनेशन पार्ट को देख लेते हैं। देखिए धूमकेतु या पुच्छल तारा चट्टान, धूल एवं जमी हुई गैसों के बने होते हैं और सूर्य के समीप आने पर गर्मी के कारण जमी हुई गैसें और धूल के कण
सूर्य से विपरीत दिशा में फैल जाते हैं और सूर्य की रोशनी के विपरीत जो सूर्य की रोशनी है उसको परिवर्तित करके चमकने लगती है और पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर होती है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, पुच्छल तारे की पूंछ की दिशा सदैव सूर्य से दूर की होती है। अब कारण भी आपने उसका देख लिया। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न है वो कथन और कारण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ कथन में कहा जा रहा है कि पृथ्वी जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। अब देखिए, ये ही बात गलत है। सूर्य जून की अपेक्षा दिसंबर में तीव्र गति से भ्रमण नहीं करती है। अब इसको भी समझेंगे। कारण कह रहा है कि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब सूर्य से निकटतम दूरी होती है। क्लियर? तो फिर निकटतम दूरी का मतलब फिर कहाँ? दिसंबर। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर कथन गलत है और कारण बिल्कुल सही है कि याद रखिएगा, पृथ्वी जो है ये दिसंबर की अपेक्षा जून में ज़्यादा तीव्र गति से भ्रमण करती है। यहाँ उल्टा लिख दिया है। यहाँ होना क्या चाहिए कि पृथ्वी दिसंबर की अपेक्षा जून में तीव्रतर गति से भ्रमण करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वो सूर्य के निकट होती है। क्लियर? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। तो यहाँ पर ए गलत है और आर सही है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। ए गलत है और आर सही है। ठीक है, तो ये बात स्पष्ट हो गई कि सूर्य दिसंबर की अपेक्षा जून में तीव्र गति से भ्रमण करती है। क्यों? क्योंकि पृथ्वी की गति सर्वोच्च होती है जब वो सूर्य से निकटतम दूरी पर होती है। स्पष्ट हो गया? अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा किसका परिणाम है? तो देखिए, सूर्य की जो विकिरण ऊर्जा है वो किसका परिणाम है? नाभिकीय संलयन का। क्लियर है? तो यहाँ पर बी विकल्प सही हो जाएगा कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा नाभिकीय संलयन का परिणाम है। क्लियर है? अब आइए जरा इसको थोड़ा विस्तार में देखिए। यहाँ पर एक बात याद रखिएगा कि सूर्य में विकिरण ऊर्जा का मुख्य स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा प्राप्त होने वाली विकिरण ऊर्जा है और इस प्रक्रिया में हाइड्रोजन के जोड़े नाभिक आपस में मिलकर हीलियम की अपेक्षाकृत बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं। क्लियर? और इस प्रक्रिया में विशाल मात्रा में ऊर्जा का उत्सर्जन होता है जो सूर्य की ऊर्जा का स्रोत है। क्लियर? तो यानी सूर्य की ऊर्जा का स्रोत नाभिकीय संलयन के द्वारा। क्लियर? यानी हल्के हल्के जो नाभिक हैं वो मिलकर बड़े नाभिक का निर्माण करते हैं और इसी प्रक्रिया को नाभिकीय संलयन कहते हैं। और इस प्रकार आपने देखा कि सूर्य की विकिरण ऊर्जा का किसका परिणाम? नाभिकीय संलयन का। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प सही हो गया। अगला देखिए, अब जो अगला आप देख रहे हैं प्रश्न, ये आपके ग्रह और उपग्रह से संबंधित है। यहाँ पर आपको सूची को सुमेलित करना है। एक तरफ लिखा हुआ है कक्षा और दूसरी तरफ लिखा है कि भूमध्य रेखा से दूरी। सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं विकल्प ए में ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा की। ठीक है, तो ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा की दूरी कितनी है भूमध्य रेखा से? तो याद रखेंगे 500 से 2000 किलोमीटर। कितनी है? 500 से 2000 किलोमीटर, यानी ए को आप तीसरे से कोरिलेट करिएगा। तो ध्यान रखिएगा, ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा की दूरी भूमध्य रेखा से 500 से 2000 किलोमीटर। अगर बात करें पार्किंग कक्षा, तो पार्किंग कक्षा की अगर बात करें तो ये 35,785 किलोमीटर, यानी बी को आप चौथे से कोरिलेट करिए। सन सिंक्रोनस कक्षा, तो सन सिंक्रोनस कक्षा की जो भूमध्य रेखा से दूरी अगर देखेंगे तो 700 से 800 किलोमीटर, यानी आप सी को पहले के साथ कोरिलेट करेंगे। और वहीं जियो सिंक्रोनस कक्षा की अगर बात करें तो जियो सिंक्रोनस में आप 35,800 किलोमीटर यानी दूसरे के साथ कोरिलेट करेंगे। और जो सही कोड बन रहा है वो 3412। क्या हो रहा है? 3412। और 3412 के आधार पर यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो रहा है। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा। और ये हाल ही में पीसीएसजे के 2022 के प्रीलिम्स में पूछा गया प्रश्न है, यानी 12/2/2023 को ये प्रश्न पूछा गया था। एक बार मैं और स्पष्ट कर रहा हूँ कि ध्रुवीय पृथ्वी कक्षा, ठीक, तो ये 500 से 2000 किलोमीटर, पार्किंग कक्षा 35,785 किलोमीटर, सन सिंक्रोनस कक्षा तो ये हो जाएगा 700 से 800 किलोमीटर, और जियो सिंक्रोनस ये चार गलत मिसप्रिंट है, ये इसका होगा 35,800। कितना होगा? 35,800 किलोमीटर। जियो सिंक्रोनस कक्षा 35,800 किलोमीटर। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखिएगा, यहाँ से 4 को हटा लीजिएगा, मिसप्रिंट। अगला देखिए, करा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर उपग्रह की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय क्या होता है? तो देखिए, पृथ्वी की सतह से ऊपर की ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में जो समय है वो ज़्यादा लगेगा, यानी समय बढ़ने लगेगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का सी विकल्प। तो ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में लगने वाला समय बढ़ेगा। जिस पथ से होकर उपग्रह पृथ्वी का चक्कर लगाता है उसको क्या कहते हैं? उसको परिक्रमा पथ कहा जाता है। और अलग अलग उद्देश्य के लिए अलग अलग प्रकार के परिक्रमा पथ होते हैं, लेकिन ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि पृथ्वी की सतह से ऊपर ऊंचाई बढ़ने पर कक्षा को पूरा करने में जो लगने वाला समय है वो क्या होगा? बढ़ेगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की सतह से ऊपर भू स्थित उपग्रह की भूमध्य रेखीय परिधि से ऊंचाई लगभग कितनी है? बहुत अच्छा प्रश्न है। पूछ रहा है कि भू स्थैतिक उपग्रहों को कितनी ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है? ये सीधा प्रश्न आपसे पूछा है, तो याद रखिएगा कितनी ऊंचाई पर। तो यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा विकल्प बी 36,000, यानी यहाँ पर बी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा।
क्लियर है? अगला देखिए। अब देखिए यहाँ पर कि भू-स्थैतिक उपग्रहों को 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है और इनकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है, ठीक है? और पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान उपग्रह को ही क्या कहते हैं? भू-स्थैतिक उपग्रह कहा जाता है। और इनका जो कोणीय वेग है वो पृथ्वी के समान होता है और समस्त पृथ्वी को तय करने के लिए 3 भू-स्थैतिक उपग्रहों की आवश्यकता होती है। क्लियर? तो ये भी बातें ध्यान रखेंगे कि जो भू-स्थैतिक उपग्रह हैं उनको 36,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रक्षेपित किया जाता है। दूसरी बात कि इसकी गति पृथ्वी की गति के समान होती है। तीसरी बात कि पृथ्वी के घूर्णन काल से मेल खाने वाले वेग से गतिमान जो उपग्रह होते हैं उन्हीं को भू-स्थैतिक उपग्रह कहा जाता है और इनका जो कोणीय वेग है वो पृथ्वी के समान। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्यतः उपस्थित है? तो देखिए मंगल ग्रह के वायुमंडल में अगर उपस्थिति की बात करें तो देखिए यहाँ पर मुख्य रूप से पूछा जा रहा है कि कौन सी गैस मंगल ग्रह पर उपस्थित है। तो देखिए मुख्य रूप से पूछा जाएगा तो यहाँ पर सी विकल्प से हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। लेकिन यहाँ पर एक बात और बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में नाइट्रोजन और आर्गन भी पाई जाती है। लेकिन अगर मुख्य रूप से पूछा जाए तो आप कार्बन डाइऑक्साइड टिक करेंगे, यहाँ पर सी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? देखिए यहाँ पर मेंशन भी है कि मंगल ग्रह के वायुमंडल में मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है। इसके अतिरिक्त इस ग्रह पर नाइट्रोजन और आर्गन गैस भी मिलती है। क्लियर है? देखिए मंगल ग्रह के 2 उपग्रह हैं, फोबोस और डिमोस, ये बहुत महत्वपूर्ण है, इसको ध्यान में आप जरूर रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि मंगल ग्रह पर सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलंपस मोन्स, क्या नाम है? ओलंपस मोन्स स्थित है। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे कि सबसे बड़ा ज्वालामुखी, सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी क्या नाम है? ओलंपस मोन्स। कहां पर है? मंगल ग्रह पर। इसी तरह एक प्रश्न और थोड़ा सा चेंज करके पूछ लिया जाता है, आपसे ये प्रश्न पूछ लेगा कि किस ग्रह पर सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है? तो याद रखेंगे मंगल ग्रह पर। क्या नाम है? ओलंपस मीन्स। क्लियर है? कहीं कहीं आपको ओलंपस मीन्स भी लिखा है या मोन्स। ठीक है, तो आप समझ गए कि जैसे ओलंपस मोन्स की बात करेगा सीधे आप उसको मंगल ग्रह से रिलेट करेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि इस उपग्रह पर नासा के मार्स क्यूरोसिटी रोवर और भारत का मंगलयान भेजा गया। क्लियर है? तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिए, मंगल ग्रह की बात हो रही है तो याद रखेंगे इसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। मंगल ग्रह को लाल ग्रह भी कहा जाता है। अच्छा, अगर मंगल ग्रह की दूरी देख लें, अगर मान लीजिए आपसे पूछ ले कि सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल ग्रह का कौन सा स्थान है, तो सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल ग्रह का चौथा स्थान है। क्लियर है? और अगर आकार में पूछ लिया जाए तो आकार में मंगल ग्रह का 7वां स्थान है। क्लियर है? तो ये सभी भी कॉमन कुछ बातें हैं जो ध्यान में आपको रखनी है। अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि दिन और रात होने का कारण क्या है? तो ध्यान रखिएगा दिन और रात होने का कारण पृथ्वी का घूर्णन, यानी यहां पर आपका ए विकल्प से जाएगा, पृथ्वी के घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। क्लियर है? देखिए ये बात तो आपको पता है कि जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूम रही है। ठीक है, कैसे घूम रही है? पश्चिम से पूर्व। इस बात पर मैं बार बार जोर दे रहा हूं कि पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व लट्टू की भांति घूमती है और जिसे पृथ्वी का घूर्णन या परिभ्रमण कहा जाता है। यानी जब पृथ्वी अपने अक्ष पर पश्चिम से पूर्व की ओर लट्टू की भांति घूमती है तो इसको क्या कहते हैं? इसको पृथ्वी का घूर्णन कहते हैं या परिभ्रमण कहते हैं। क्लियर है? और इसी के कारण दिन और रात होते हैं और अतः इस गति को क्या कहते हैं? दैनिक गति भी कहते हैं। क्योंकि इसी के कारण दिन रात होता है तो इसलिए इस गति को क्या कह देते हैं? दैनिक गति कहते हैं। क्लियर है? तो ये आपने पूरा घूर्णन समझ लिया कि अक्ष पर पश्चिम की से पूर्व की ओर घूमना घूर्णन या परिभ्रमण कहलाता है। क्लियर है? अगला देखिए, पूछ रहा है कि चंद्रमाओं की संख्या के आधार पर बृहस्पति के पास कितने हैं? यानी पूछ रहा है कि बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या। सीधी बात समझिए, चंद्रमाओं की संख्या का मतलब देखिए चंद्रमा भी एक उपग्रह है। क्लियर है? तो ये पूछा जा रहा है कि चंद्रमाओं की संख्या का मतलब क्या है? उपग्रहों की संख्या पूछी जा रही है बृहस्पति के संदर्भ में। तो जरा यहाँ पर इसको करंट डेटा देख लीजिए। अगर हम बात कर लें बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या तो वर्तमान समय में बृहस्पति के उपग्रह कितने हैं? 95। कितने हैं? 95। और सबसे ज्यादा उपग्रह किसके हैं? तो जो करंट स्थिति है उसके आधार पर शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं 145। क्लियर है? तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि शनि के सबसे ज्यादा उपग्रह हैं कितने? 145। और अगर हम बात कर लें बृहस्पति की तो बृहस्पति के उपग्रहों की संख्या 95। देखिए अभी 83 पहले थे और हाल ही में 62 खोजे गए। क्लियर है? तो ये मिलकर 145 उपग्रह हो रहे हैं किसके? शनि के। क्लियर है? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अच्छा, यहां पर एक तथ्य और दिया गया है, सूर्य से दूरी के आधार पर क्रम। जैसे अभी हमने आपसे बताया था ना कि सूर्य की दूरी के आधार पर अगर हम देखें मंगल ग्रह को तो वो चौथे स्थान पर है। तो देखिए यहाँ पर पहला, दूसरा, तीसरा और चौथे, यानी चौथे स्थान पर मंगल ग्रह है। तो देखिए सूर्य से दूरी के आधार पर जो ग्रहों का क्रम है उसको भी जरा देख लीजिए, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते हैं, कई बार आपको व्यवस्थित करने के लिए दिया जाता है। तो देखिए सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा ग्रह? बुध ग्रह है, इसीलिए इसको कम समय लगता है एक चक्कर पूरा करने में। अच्छा, बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे आता है शुक्र, तीसरे नंबर पे आता है पृथ्वी, चौथे नंबर पर आता है मंगल ग्रह,
5वें नंबर पर आता है बृहस्पति। क्लियर? यानी अगर हम सूर्य से दूरी के आधार पर देखें तो 5वें नंबर पे बृहस्पति हो गया। उसके बाद 6ठे नंबर पे आता है शनि, 7वें नंबर पे आता है अरुण और 8वें नंबर पे आता है वरुण। तो यहां पर मैंने आपको सूर्य से दूरी के आधार पर इन 8 ग्रहों का एक क्रम बता दिया। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। क्लियर हो गया? अगला प्रश्न देखिए। अब देखिए बृहस्पति के बारे में चर्चा। अच्छा, बृहस्पति के बारे में अगर यहीं पर थोड़ा कुछ और पॉइंट कवर कर लिए जाएं तो बृहस्पति परीक्षा के दृष्टिकोण से भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए बृहस्पति को जरा यहाँ पर थोड़ा सा और जो महत्वपूर्ण पॉइंट है उसी पर चर्चा करेंगे। जैसे अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले, बहुत बेसिक प्रश्न यहाँ पर बन सकता है और बनता भी है कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आप क्या कहेंगे? सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। ये ध्यान रखिएगा। क्लियर है? दूसरा, अब ये भी प्रश्न कई बार पूछ लेता है कि जो बृहस्पति का परिक्रमण अवधि है वो कितनी होती है? तो ध्यान रखिएगा बृहस्पति की जो परिक्रमण अवधि है, क्लियर है, रिवॉल्यूशन है, वो कितनी अवधि होती है? 11.86 वर्ष। कितनी होती है? 11.86 वर्ष। और इसका जो धरातली गुरुत्व होता है वो पृथ्वी से भी अधिक है। ध्यान रखिएगा बृहस्पति का जो धरातली गुरुत्व है वो पृथ्वी से अधिक है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि जो बृहस्पति है इसका पलायन वेग सौरमंडल का सर्वाधिक है। ठीक है? याद रखिएगा कि बृहस्पति का जो पलायन वेग है वो सौरमंडल का सर्वाधिक है। और कितना है? तो याद रखेंगे 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। कितना है? 59.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ये है इसका पलायन वेग। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि जैसे अभी आपने देखा था हर ग्रह के गैस की वहां कौन सी गैस पाई जाती है, तो याद रखिएगा जो बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैस होती है जैसे हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। और दूसरी बात ये याद रखिएगा कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। ये भी बात आपको ध्यान रखना है। ये भी प्रश्न पूछा गया है कि अपने अक्ष पर सौरमंडल का सर्वाधिक तेज गति से घूर्णन करने वाला ग्रह बृहस्पति है। क्लियर? और 9 घंटे 55 मिनट में अपने अक्ष पर एक चक्कर ये पूरा कर लेता है। क्लियर? अच्छा, एक प्रश्न और ये पूछा गया था कि किसको नियर स्टार कहा जाता है, यानी तारा सदृश ग्रह किसको कहा जाता है? तो याद रखिएगा बृहस्पति इसके बृहद आकार के कारण इसको तारा सदृश ग्रह कहते हैं, यानी नियर स्टार कहा जाता है। क्लियर है? और एक बात और याद रखिएगा कि ये जो बृहस्पति है इसको मास्टर ऑफ गॉड्स की भी उपमा दी गई है। किसको? बृहस्पति को। तो ध्यान रखेंगे मास्टर ऑफ गॉड्स की उपमा किसको? बृहस्पति को। और इसका जो सबसे बड़ा उपग्रह है, ठीक है, और इसी का नहीं, इसके एक उपग्रह का नाम है, मैं बता रहा हूं, उसको नोट कर लेंगे, गैनीमेड। क्या नाम है? गैनीमेड। जो बृहस्पति है इसके उपग्रह का नाम गैनीमेड और ये सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर? ये भी ध्यान रखिएगा कि बृहस्पति के उपग्रह का नाम गैनीमेड है और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर? तो ये बातें आप कुछ ध्यान रखेंगे। और उपग्रहों सहित बृहस्पति को एक लघु सौर के रूप में भी देखा जाता है। क्लियर? तो ये भी बातें आप कुछ प्रमुख रूप से बृहस्पति ग्रह के बारे में ध्यान में रखेंगे। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि टेलीविजन संकेत सामान्यतः एक दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते, क्योंकि? तो देखिए उसका कारण है पृथ्वी की वक्रता। ठीक है? क्या कारण है? पृथ्वी की वक्रता। तो यहां पर आप देख रहे हैं डी विकल्प से हो जाएगा। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखेंगे कि पृथ्वी की वक्रता उत्तरदायी होती है कि टेलीविजन संकेत एक सामान्य दूरी से आगे प्राप्त नहीं होते। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि निम्न में से सौरमंडल के किस ग्रह के 2 नए उपग्रहों को कैसिनी स्पेस प्रोब के द्वारा पाया गया है? तो ध्यान रखेंगे शनि ग्रह के। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा शनि ग्रह के 2 नए उपग्रहों को कैसिनी स्पेस प्रोब के द्वारा पाया गया है। क्लियर है? तो यहां पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये ध्यान में आप रखिएगा। अच्छा, इसकी बात भी हो चुकी है, शनि ग्रह के बारे में तो डिटेल में भी चर्चा हो चुकी है। क्लियर है? आप ये देख चुके हैं कि शनि सूर्य से दूरी के आधार पर 6ठा ग्रह और बृहस्पति के बाद सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन है? शनि। क्लियर है? तो ये भी बात आप देख लिए। और औसत व्यास में पृथ्वी से 9 गुना बड़ा है शनि गैस धनु। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे। अगर इसके घनत्व की बात कर लें तो इसका घनत्व 0.70 ग्राम प्रति सेंटीमीटर क्यूब होता है। क्लियर है? और कैसिनी स्पेस प्रोब एक अंतरिक्ष यान मिशन है। ये जो कैसिनी के बारे में आप देख रहे थे, कैसिनी स्पेस प्रोब, ये एक अंतरिक्ष यान मिशन है जो 2004 से हमारे सौरमंडल के दूसरे सबसे बड़े ग्रह शनि और प्राकृतिक उपग्रहों का अध्ययन कर रहा है। क्लियर है? और वर्तमान समय में शनि के पास कितने उपग्रह हैं ये मैं बता चुका हूं, 145। क्लियर है? तो ये भी बात ध्यान रखेंगे। और इसका सबसे बड़ा उपग्रह क्या है? टाइटन। डिटेल चर्चा हो चुकी है, जो आकार में बुध ग्रह के लगभग बराबर। अगला देखिए, अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 32 और पूछा जा रहा है कि 2 ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है वो कौन है?
यानी ऐसे दो ग्रह कौन है जिनके उपग्रह नहीं है, तो आपको पता है बुध और शुक्र, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प से हो जाएगा, बुध और शुक्र ग्रह के कोई उपग्रह नहीं है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, आपको पता भी होगा, ये बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे कि बुध और शुक्र के कोई उपग्रह नहीं है। आपको ये पता है कि सौरमंडल में कुल ग्रहों की संख्या 8 है और बुध और शुक्र को छोड़कर शेष सभी ग्रहों के अपने अपने उपग्रह हैं, उस पर चर्चा भी हो रही है। तो याद रखेंगे बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है और चंद्रमा पृथ्वी का एक उपग्रह है। क्लियर है, यानी जो चंद्रमा है ये पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है और बृहस्पति सबसे बड़ा और बुध सबसे छोटा ग्रह है। क्लियर है, अभी तो बृहस्पति पर डिटेल चर्चा भी हुई है। यहाँ पर बुध और शुक्र की बात है, जरा बुध और शुक्र को भी यहीं पर देख लीजिए। जैसे अभी आपने बुध के बारे में एक बात देख ली कि ये सबसे छोटा ग्रह है। दूसरी बात, अभी आपने सूर्य से दूरी के क्रम में देखा था कि सूर्य से सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, बुध। क्लियर है, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा कि जो बुध का तापांतर है वो अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है। क्लियर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे कि बुध का तापांतर अन्य ग्रहों की अपेक्षा सर्वाधिक है और यह सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। क्लियर है, ये भी ध्यान रखिएगा कि बुध जो है ये सौरमंडल का सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह है। क्लियर है, और याद रखिएगा इसका क्रोड लोहे का बना है। क्लियर है, ये भी बात ध्यान रखेंगे किसके संदर्भ में, बुध की। अच्छा, शुक्र की भी बात है, जरा उस पर भी चर्चा कर लेते हैं। देखिए जो शुक्र ग्रह है ये पृथ्वी के सबसे निकट का ग्रह है। ये प्रश्न पूछा जाता है कि पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, तो आप सीधा जवाब देंगे शुक्र। और याद रखिएगा शुक्र ग्रह को बुध की ही तरह सुबह तथा शाम का तारा कहा जाता है। किसको, शुक्र को। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि द्रव्यमान और आकार में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी का बहन ग्रह कहा जाता है, यानी सिस्टर प्लैनेट कहा जाता है। किसको, शुक्र को। क्यों, क्योंकि द्रव्यमान और आकार में वो पृथ्वी के समान। क्लियर, तो ये भी प्रश्न बहुत पूछा जाता है। सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, शुक्र, ये भी प्रश्न पूछा जाता है। और ये सौरमंडल का सर्वाधिक तापमान वाला ग्रह भी है, कौन, शुक्र। क्लियर है, और अगर जैसे हम लोगों ने सभी ग्रह के वायुमंडल को देखा है, तो अगर हम लोग बात कर लें शुक्र के वायुमंडल पर, तो याद रखिएगा इसके वायुमंडल में 96% CO2 पाया जाता है। क्लियर है, तो ये भी बात आप ध्यान में रखेंगे। क्लियर, जैसे अभी आपने देखा था किसके बारे में बात हुई थी, मंगल ग्रह की। तो मंगल ग्रह पे भी आपने देखा था कि यहाँ पर मुख्य रूप से कार्बन डाइऑक्साइड होती है। तो यहाँ पर भी याद रखेंगे कि शुक्र ग्रह पर 96% कार्बन डाइऑक्साइड, फिर लगभग 3.5% के करीब नाइट्रोजन और यहाँ पर सल्फर डाइऑक्साइड भी पाई जाती है। और एक बात और याद रखिएगा कि जो शुक्र ग्रह है इसको, इसकी जो दशा है उसके आधार पे कहते हैं कि प्रेशर कुकर दशा वाला ग्रह है। क्लियर है, किसको, शुक्र को। हाँ, और एक बात और जो सबसे इंटरेस्टिंग है और आपको ध्यान में भी होगा, अभी एक प्रश्न पूछा गया था जिसमें कहा गया था कि दिन और रात्रि होने का कारण, तो आपने कहा था कि पृथ्वी का घूर्णन है। तो वहां पर मैंने एक शब्द पर बार बार जोर दिया और आपका ध्यान भी दिलाया, जिसमें कहा गया था कि पृथ्वी अपने अक्ष पर सदैव पश्चिम से पूर्व की तरफ घूर्णन करती है। ये आपने देखा था। तो देखिए पश्चिम से पूर्व की ओर। वहीं अगर हम शुक्र ग्रह की बात कर लें तो याद रखिएगा शुक्र ग्रह जो है वो अपने अक्ष पर विपरीत दिशा में, यानी पृथ्वी के विपरीत, यानी शुक्र ग्रह जो है वो पृथ्वी के विपरीत दिशा में, यानी पूरब से पश्चिम की ओर। ठीक है, और अगर कहें तो घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करती है। क्लियर है, तो ये भी थोड़ा डिफ्रेंशिएट करके ध्यान में रखिएगा। क्लियर है, यानी पृथ्वी जो अपने अक्ष पर घूमती है वो पश्चिम से पूर्व की ओर। क्लियर है, और वहीं अगर शुक्र की बात करें तो वो पृथ्वी की विपरीत पूरब से पश्चिम की ओर घूमती है, यानी जो शुक्र ग्रह है वो घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करता है। ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है, ध्यान में रखिएगा। और एक बात और याद रखिएगा कि जो शुक्र की ये स्थिति है इसी की जैसी स्थिति अरुण की भी है। क्लियर है, यानी शुक्र और अरुण ये दो ऐसे ग्रह हैं जो पृथ्वी की विपरीत दिशा में घूर्णन करते हैं, यानी पूरब से पश्चिम की ओर घूमते हैं, अर्थात घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन करते हैं। क्लियर है, ये बात बिल्कुल ध्यान रखेंगे, गलत नहीं होनी चाहिए। अगला देखिए, हर वो पॉइंट कोरिलेट कराने का प्रयास किया जा रहा है जो आपके परीक्षा में आने की संभावना है। अगला देखिए, इसीलिए कहा जाता है कि ऑनलाइन स्टडी ग्रुप की क्लास की ये विशेषता है कि 360 डिग्री में वो प्रश्नों को कवर करती है। केवल क्वेश्चन और आंसर यहाँ नहीं होगा। ये इस बात से मैं बिल्कुल पूर्णतः सहमत हूँ कि थोड़ा सा इसको रेगुलर ले लेना है। ठीक है, और ये बिल्कुल आप निश्चिंत रहें कि समयबद्ध तरीके से इसको कंप्लीट कराएंगे। अगर आवश्यकता पड़ी तो एक दिन में 2 क्लासेस जाएंगी। ठीक है, हालांकि एक दिन में 1 क्लास जाएगी और ये कंप्लीट हो जाएगा, इसके लिए आप बिल्कुल निश्चिंत रहें, लेकिन क्वालिटी ऑफ एजुकेशन से कोई कंप्रोमाइज नहीं। क्लियर, अगले प्रश्न पर चल रहे हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित में से किसको लाल ग्रह कहा जाता है। तो लाल ग्रह किसको कहते हैं, तो चर्चा हुई थी मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। क्लियर, आइए जरा इसका डिटेल पार्ट कवर करते हैं। देखिए मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहते हैं, ये तो सही हो गया। अब देखिए जो मंगल की मिट्टी है उसमें लगभग 10% आयरन ऑक्साइड पाया जाता है, जो इस ग्रह को इसका विशिष्ट लाल स्वरूप प्रदान करता है। क्लियर, और अगर इसका अच्छी झुकाव की बात करें तो ये 25 डिग्री 12 मिनट है, और घूर्णन गति की बात करें
तो ये पृथ्वी के काफ़ी समान है, यानी जो मंगल ग्रह है उसकी घूर्णन गति पृथ्वी के जो है काफ़ी समान है, यानी इसकी जो घूर्णन गति है वो 24 घंटे 37 मिनट 23 सेकंड है। क्लियर है? और इसे पृथ्वी के सदृश ग्रह भी माना जाता है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि शनि ग्रह के वायुमंडल में निम्नलिखित में से कौन सी गैस सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है? देख रहे हैं, इससे संदर्भित प्रश्न पूछा जा रहा है, इसीलिए मैं जो भी ग्रह आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ उसमें उसके वायुमंडल में गैसों की स्थिति के बारे में जरूर कोरिलेट कर रहा हूँ। तो देखिए, अगर हम बात कर लें कि शनि ग्रह में उसके वायुमंडल में कौन सी गैस सबसे अधिक पाई जाती है, तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा मीथेन। ठीक, अब देखिए यहाँ पर मैंने ये क्यों कहा कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो देखिए इसके एक्सप्लेनेशन वाले पार्ट में कि शनि ग्रह के वायुमंडल में हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया गैस मुख्य रूप से पाई जाती है, और शनि ग्रह का वायुमंडल में अधिकांशतः हाइड्रोजन गैस से निर्मित है। क्लियर? और इसके बाद हीलियम सर्वाधिक है, लेकिन हाइड्रोजन और हीलियम ऑप्शन में ही नहीं। उसके बाद जो नंबर आता है वो मीथेन का, इसीलिए यहाँ पर आपने मीथेन को सही किया, और अमोनिया भी। क्लियर है? तो यहाँ पर अगर हम देख लें तो सबसे ज़्यादा हाइड्रोजन, उसके बाद हीलियम, फिर मीथेन और उसके बाद अमोनिया। क्लियर है? तो इस तरह से आपने यहाँ पर इसको आंसर किया। अगला देखिए, और इसके बारे में डिटेल चर्चा हो ही चुकी है। अगला कह रहा है कि किस ग्रह का रंग लाल होता है, यानी अभी हम लोगों ने देखा था लाल ग्रह किसको कहते हैं, मंगल को, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? और क्यों? क्योंकि आपने देखा था कि मंगल की मिट्टी में 10% आयरन ऑक्साइड होता है जो इसको लाल स्वरूप प्रदान करता है। अगला देखिए, अगला है यहाँ पर आपको मैच करना है, एक तरफ ग्रह है दूसरी तरफ रंग। अब देखिए, मंगल सीधे आप लाल, यानी ए को आप दूसरे से, यूरेनस, यूरेनस यानी अरुण की बात हो रही है, इसका रंग कैसा होता है, हरा, यानी बी को आप तीसरे के साथ। शुक्र ग्रह, शुक्र ग्रह क्या होता है, सबसे चमकदार, अभी हम लोगों ने पढ़ा था, तो यहाँ पर आप सी को चौथे के साथ। और पृथ्वी की बात करें तो नीला, यानी डी को आप पहला। तो कूट क्या बन रहा है, 2 3 4 1, और 2 3 4 1 के आधार पर ए विकल्प आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा। क्लियर? यानी मंगल की बात करें तो लाल रंग, यूरेनस यानी अरुण की बात करें तो हरा रंग, शुक्र सबसे चमकदार और पृथ्वी नीला। अगला देखिए, अगले प्रश्न में कह रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों में से कौन सा ग्रह सूर्य के चारों ओर पूरब से पश्चिम की तरफ, यानी घड़ी की सुई के अनुकूल घूमता है? अब देखिए, वहां पर यह प्रश्न नहीं पूछा गया था, वहां पर प्रश्न क्या पूछा गया था, वहां पर प्रश्न शुक्र के संदर्भ में पूछा गया था कि किन दो ग्रहों में उपग्रह नहीं पाया जाता, लेकिन वहां पर हम लोग सूर्य को बहुत अच्छे से कोरिलेट किए, तो यहाँ पर आप सीधे क्या करेंगे, सी विकल्प। और आपको पता है कि शुक्र के साथ और कौन सा ग्रह है, अरुण। क्लियर? जो कि पृथ्वी जो घूर्णन करती है पश्चिम से पूर्व की ओर, उसके विपरीत ये पूरब से पश्चिम घूमता है, यानी घड़ी की सुई के अनुरूप घूर्णन। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? अगला देखिए, यहां पर याद रखिएगा कि सभी ग्रह जो हैं वो एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक का मतलब पश्चिम से पूर्व की ओर सूर्य का चक्कर करते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज, यानी पूरब से पश्चिम की दिशा में ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं। स्पष्ट तौर पर याद रखेंगे कि शुक्र और अरुण ये क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज का मतलब पूरब से पश्चिम ये सूर्य का चक्कर। अच्छा, यहाँ पर एक बात और याद रखिएगा, शुक्र के संदर्भ में सूर्य से अगर दूरी के आधार पर देखें तो सूर्य का दूसरा सबसे नजदीक ग्रह है ये, और इसका आकार, त्रिज्या और भार हमारी पृथ्वी के आकार, त्रिज्या और भार के समानता है, और ये सबसे गर्म और चमकीला ग्रह है कौन, शुक्र, ये आप देख भी चुके हैं। अगला प्रश्न पूछ रहा है कि पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का क्रोड कैसा है? तो ध्यान रखें कि चंद्रमा का क्रोड ठोस है, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर? देखिए, पृथ्वी के तरल क्रोड से भिन्न चंद्रमा का जो क्रोड है वो कैसा है, ठोस है। ठीक है? चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र और सौर प्रणाली की अगर बात करें तो 5वां सबसे बड़ा उपग्रह है। क्लियर है? और चंद्रमा की उत्पत्ति पृथ्वी से मानी जाती है, और चंद्रमा पर 20 जुलाई 1969 को अपोलो द्वितीय मानव युक्त प्रथम अंतरिक्ष यान उतारा गया था। ये डेट भी याद रखेंगे, और किसके माध्यम से, अपोलो 2। और याद रखिएगा कि चंद्रमा भूकंपीय दृष्टि से निष्क्रिय है, इसका क्रोड ठोस है यानी दृढ़ है, और चंद्रमा पर पृथ्वी सतह से वायुमंडल नहीं है। क्लियर? तो ये सभी बातें आप चंद्रमा के संदर्भ में ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा को जितनी सूर्य की रोशनी प्राप्त होती है उसका 7% परावर्तित करता है, पृथ्वी द्वारा प्राप्त सूर्य की रोशनी का कितने प्रतिशत खगोल भौतिक वैज्ञानिकों के अनुसार परावर्तित होता है? क्लियर? तो यहाँ पर आपका सही जवाब क्या होगा, 35%। कितना? 35%। आइए जरा इसको डिटेल में देखते हैं। अब इस बात को समझिएगा कि सूर्य तप और पार्थिव विकिरण में संतुलन के कारण पृथ्वी पर औसत तापमान एक समान रहता है, और इस संतुलन को ही पृथ्वी का ऊष्मा बजट कहते हैं। क्लियर? अब देखिए, ऊष्मा की कुल 100 इकाई में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने के पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है। क्लियर? अब देखिए, यहां पर अब आप परसेंटेज को बांटना शुरू करिए, 100 इकाइयों में से 35 का मतलब 35%। क्लियर? तो ध्यान रखिएगा, ऊष्मा की कुल 100 इकाइयों में से 35 इकाइयां पृथ्वी के धरातल पर पहुंचने से पहले ही अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती हैं, और शेष 65 इकाइयां अवशेष होती हैं। इनमें से 14 इकाई वायुमंडल में
और 51 इकाई पृथ्वी के धरातल पर अवशोषित की जाती हैं और जो शेष 17 इकाई है सीधे अंतरिक्ष में परावर्तित हो जाती है, जबकि 34 इकाइयां वायुमंडल में प्रत्यक्ष पार्थिव विकिरण, तापी संवहन और ऊष्मा विक्षोभ, वाष्पीकरण और संघनन की गुप्त ऊष्मा के द्वारा अवशोषित कर ली जाती है, जो प्रश्न आपसे पूछा गया था कितना %। क्लियर है? तो ये बातें आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि ग्रहों को उनके आकार के आधार पर अवरोही क्रम में व्यवस्थित करिए। यहां पूछा जा रहा है कि ग्रहों को उनके आकार के आधार पर। क्लियर है? अभी हमने आपसे बताया था कि सूर्य से दूरी के क्रम में, तो आपने कहा था कि बुध सबसे नजदीक है, उसके बाद दूसरे नंबर पे शुक्र है, तीसरे पर पृथ्वी है, चौथे पर मंगल है, पांचवें पर बृहस्पति है, छठवें पर शनि है, सातवें पर अरुण है, आठवें पर वरुण है। अब यहाँ पर आकार पूछ रहा है, तो आकार में एक बात तो आप जान चुके हैं कि आकार के दृष्टिकोण से सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। और जब ये आप शनि की बात कर रहे थे तो उसमें लिखा हुआ था कि बृहस्पति के बाद आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। क्लियर है? अब आइए जरा इसको व्यवस्थित करते हैं। तो सबसे पहले क्या आ जाएगा? 4, यानी बृहस्पति यहाँ सबसे बड़ा है। उसके बाद आपको शनि देखना है, शनि ऑप्शन में नहीं है। उसके बाद आता है अरुण, अरुण भी ऑप्शन में नहीं है। फिर वरुण, वरुण भी ऑप्शन में नहीं है। फिर आती है पृथ्वी, तो पृथ्वी है तो 4 के बाद यहाँ 3 लिख लीजिए। पृथ्वी के बाद आता है शुक्र, ऑप्शन में नहीं है। फिर मंगल, तो यहाँ पर 2 लिख लीजिए। मंगल के बाद बुध, यानी यहाँ पर पहला। तो कूट क्या बन रहा है? 4, 3, 2, 1, और यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है? तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना है, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो याद रखेंगे, अगर हम आकार के आधार पर देखें, अवरोही क्रम, अवरोही का मतलब क्या है? बड़े से छोटा, यानी सबसे बड़े आकार से लेकर फिर क्रमशः घटते क्रम में। तो सबसे बड़ा आकार का ग्रह कौन सा है? बृहस्पति। फिर उसके बाद दूसरे नंबर पर शनि, आकार के आधार पर तीसरा स्थान है अरुण, आकार के आधार पर चौथा स्थान है वरुण, आकार के स्थान पर 5वां स्थान है पृथ्वी, आकार के आधार पर 6वां स्थान है शुक्र, 7वें नंबर पर मंगल और 8वें पर बुध है। क्लियर है? तो ध्यान रखेंगे, सबसे छोटा ग्रह बुध और सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति। अगला देखिए, पूछ रहा है कि निम्नलिखित ग्रहों पर विचार कीजिए और वो सही क्रम बताइए जिसमें ग्रहों की परिधि सूर्य के निकटतम से प्रारंभ स्थित होती। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं सूर्य से निकटतम से प्रारंभ स्थित, यानी आपको यहाँ पर सूर्य से दूरी के आधार पर यहाँ पर क्रम को व्यवस्थित करना है। क्लियर है? तो अब देखिए, सूर्य से अगर हम दूरी के आधार पर देखें तो सबसे पहले कौन आ जाएगा? बुध आ जाएगा। क्लियर है? इस पर चर्चा हो चुकी है कि सूर्य की दूरी के आधार पर देखें तो यहाँ पर क्या आ जाएगा? बुध, तो लिख लीजिए चौथा। बुध के बाद क्या आता है? शुक्र, तो यहाँ पर फिर 3 आ जाएगा। शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी, पृथ्वी ऑप्शन में नहीं है। पृथ्वी के बाद मंगल, मंगल ऑप्शन में नहीं है। मंगल के बाद बृहस्पति ऑप्शन में है, तो यहाँ 1 लिख लीजिए। बृहस्पति के बाद शनि, शनि का मतलब दूसरा। क्लियर है? तो यहाँ पर हो गया। तो कूट क्या बन रहा है? 4, 3, 1, 2, और 4, 3, 1, 2 के आधार पर यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो गया। क्लियर है? तो यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, डी विकल्प सही हो जाएगा। तो देखिए, सूर्य से दूरी के क्रम में मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, बुध सबसे नजदीक है, फिर शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? और याद रखिएगा, ग्रहों में सर्वाधिक गुरुत्वाकर्षण बल बृहस्पति का है। क्लियर? और बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। पार्थिव ग्रह किसको कहते हैं? स्टार्टिंग से बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। क्लियर है? यानी ये जो सूर्य से दूरी का जो क्रम है और आगे के जो 4 ग्रह हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल, इनको क्या कहते हैं? पार्थिव ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? अब देखिए, पार्थिव ग्रह कहा जाता है। अब यहाँ पर एक प्रश्न और होता है, गैसी ग्रह क्या होते हैं? गैसी ग्रह, तो देखिए कुछ ग्रह गैसों के बने होते हैं, उनको गैसी ग्रह कहते हैं। जैसे उदाहरण स्वरूप बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून। तो देखिए यहाँ पर ये जो लास्ट के 4 हैं, ठीक है, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? भाई अरुण को यूरेनस कहते हैं और वरुण को नेपच्यून कहते हैं। क्लियर है? तो ध्यान रखिएगा, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इन्हीं को गैसी ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? यानी ये पहले 4 जो है इनको पार्थिव ग्रह, तो जो बाद के 4 हैं इनको क्या कहेंगे? गैसी ग्रह कहेंगे। क्लियर है? ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा। और इनके बड़े आकार के कारण क्या होता है? जोवियन ग्रह कहा जाता है। और जोवियन का मतलब क्या होता है? बृहस्पति के समान। क्लियर? तो इसको भी ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, लिख रहा है कि हमारे सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो अभी चर्चा हो चुकी है, सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? तो यहाँ पर आपका सही जवाब होगा शुक्र। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। सौरमंडल में सबसे चमकदार ग्रह कौन सा है? शुक्र। और एक बात और याद रखिएगा कि शुक्र ग्रह को सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है। अभी हम लोगों ने जब शुक्र को देखा था तो उसमें चर्चा हुई थी कि सांझ का तारा या भोर का तारा भी कहा जाता है किसको? शुक्र को। और याद रखिएगा, आकार और द्रव्यमान में पृथ्वी के समान होने के कारण शुक्र ग्रह को पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है। और ये भी आपने देखा था कि बुध और शुक्र का कोई अपना उपग्रह नहीं है। क्लियर? तो ये सारी बातें आपने देखी थी। और शुक्र ग्रह के बारे में एक बात और आपने देखी थी, उसके घूर्णन की दिशा के संदर्भ में। और आपने ये देखा था कि पृथ्वी के विपरीत पूर्व से पश्चिम की गति में, यानी घड़ी की सुई की अनुरूप घूर्णन करता है कौन? शुक्र। ठीक है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सा सुमेलित नहीं?
अब देखिए कौन सा सुमेलित नहीं है। अब सबसे पहले क्या लिखा है, सबसे पहले लिखा है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, ये बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह बुध, ये भी सही है। सौरमंडल का सबसे चमकीला शुक्र, ये भी सही है। सौरमंडल का मंदतम गति वाला ग्रह मंगल, ये गलत है। यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प जो है ये सही सुमेलित नहीं है। आपसे पूछा जा रहा है कि इनमें कौन सा सही सुमेलित नहीं, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प हो जाएगा। क्लियर है? तो देखिए इस पर चर्चा हो चुकी है, ठीक है, कई बार इस पर बात हो गई कि बृहस्पति सूर्य की दूरी के आधार पर पांचवां और सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, वहीं बुध जो है सबसे छोटा है, शुक्र सबसे चमकीला और गर्म ग्रह है, मंगल ग्रह सूर्य की कक्षा में परिभ्रमण काल इसका 687 दिन है, जो अभी ये करा था मंदतम, तो वो है नहीं, और वरुण सूर्य की इसका जो परिभ्रमण काल है वो कितना 164.8 वर्ष। क्लियर है? तो ये ध्यान रखेंगे यहाँ पर वरुण होगा। अगला देखिए सूर्य के निकटतम ग्रह कौन सा है, तो अभी चर्चा हो चुकी है बुध, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा कि सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, बुध है। क्लियर है? और सूर्य के सर्वाधिक नजदीक होने के कारण इसका दैनिक तापांतर भी सर्वाधिक होता है, इस पर चर्चा हो चुकी है। सूर्य की सबसे कम समय में यानी 88 दिन में ये परिक्रमा पूरी कर लेता है और ग्रीक लोग इसे अपोलो के नाम से जानते हैं। क्लियर है? और बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं होता है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन होता है, बुध, ठीक है, जो वर्ष में केवल 3 बार दिखाई देता है। अगला प्रश्न देखिए, पूछ रहा है कि अंतरिक्ष यान मैगलन किस ग्रह पर भेजा गया था, तो जो अंतरिक्ष यान मैगलन है वो मंगल ग्रह पर भेजा गया था। किस पे भेजा गया था, मंगल ग्रह पर। ध्यान रखेंगे अंतरिक्ष यान मैगलन कहाँ भेजा गया था, मंगल ग्रह पर भेजा गया था। मंगल ग्रह की सतह लाल होने के कारण उसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इस ग्रह पर वायुमंडल अत्यंत विरल है, किस पर, मंगल ग्रह पर, और ये पृथ्वी के अलावा एकमात्र ग्रह है जिस पर जीवन की संभावना व्यक्त की जा रही है। और इसके 2 उपग्रह हैं, कौन कौन से, फोबोस और डिमोस। और मंगल ग्रह पर संयुक्त राज्य अमेरिका के अंतरिक्ष यान मैगलन को भेजा गया था। किसको, मैगलन, यानी मैगलन को मंगल ग्रह पर भेजा गया था और ये किसका मिशन था, संयुक्त राज्य अमेरिका का। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी की परिक्रमण धुरी यानी ध्रुवीय दूरी सदा झुकी होती है कितने पर, तो याद रखेंगे ये जो पृथ्वी है ये अपने अक्ष पर कितनी झुकी है, तो याद रखेंगे 23.5 अंश यानी 23 डिग्री 30 मिनट, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा। तो ध्यान रखेंगे पृथ्वी अपने अक्ष पर 23 डिग्री 30 मिनट झुकी हुई है और इस झुके हुए अक्ष के सहारे पृथ्वी अपनी धुरी पर लगभग 1000 मील प्रति घंटे गति से चक्कर लगाती है और अपने अक्ष पर एक चक्कर पूरा करने में पृथ्वी को लगभग 24 घंटे का समय लगता है। क्लियर? ध्यान में रखेंगे। और अभी आपने देखा था दैनिक गति कहते हैं, दिन और रात होता है। क्लियर? ये सभी बातें आप पढ़ चुके हैं। अगला देखिए, ये कथन कारण से संबंधित प्रश्न है। यहाँ लिख रहा है कथन में, कथन होगा यहाँ, कथन में कह रहा है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। तो ये बात तो सही है कि पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही फलक दिखाई देता है। अब कारण क्या है, क्यों एक ही फलक दिखाई देता है? अपने अक्ष पर चंद्रमा के घूर्णन का काल उसकी पृथ्वी के चारों ओर घूमने के काल के बराबर होता है, इसीलिए पृथ्वी पर से चंद्रमा के पृष्ठ का केवल एक ही भाग दिखाई देता है। यानी यहाँ पर कथन भी सही है और कारण भी सही है और व्याख्या भी सही हो रही है, इसलिए यहाँ पर ए विकल्प आपका आंसर हो जाए। क्लियर है? तो ये बात बिल्कुल स्पष्ट याद रखेंगे। अब देखिए, पृथ्वी का जो परिक्रमण या परिभ्रमण है, दोनों की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट। यानी अगर हम चंद्रमा के परिक्रमण की बात करें या परिभ्रमण, दोनों की अवधि 27 दिन 7 घंटे 43 मिनट है। यही कारण है कि हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है। पृथ्वी से चंद्रमा का संपूर्ण सतह नहीं दिखाई देता है और पृथ्वी चंद्रमा का केवल 59% भाग जो है पृथ्वी से दिखाई देता है। चंद्रमा की बात करें तो चंद्रमा दीर्घ वृत्ताकार पथ में पृथ्वी की परिक्रमा करता है। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट होता है तो इस अवस्था को क्या कहते हैं, उपभू कहते हैं। ठीक? और जब चंद्रमा पृथ्वी से दूर होता है तो उसको क्या कहते हैं, अपभू स्थिति कहते हैं। क्लियर? अगला देखिए, अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर कौन सा ग्रह है। तो देखिए चर्चा हो चुकी है, पृथ्वी से निकटतम पूछ रहा है, सूर्य से नहीं, पृथ्वी से। तो पृथ्वी से सबसे निकटतम कौन है, शुक्र है। यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प सही हो जाएगा। पृथ्वी के निकटतम वाला ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह है। क्लियर? बी विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। देखिए पृथ्वी के निकटतम जो ग्रह की बात करें तो वो तो शुक्र हो गया। क्लियर? ध्यान रखिएगा, पृथ्वी शुक्र और मंगल के मध्य स्थित है। ठीक है, पृथ्वी जो है शुक्र और मंगल के मध्य और सबसे नजदीक ग्रह की बात करें तो शुक्र है। सूर्य से ग्रहों की दूरी के संदर्भ में ये कई बार चर्चा हो चुकी है। बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। और एक बात और याद रखिएगा कि पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, अगर हम बात करें पृथ्वी से ग्रहों की दूरी, ये देखिए क्रम दे दिया। पृथ्वी से ग्रहों की दूरी में सबसे नजदीक पृथ्वी के शुक्र, उसके बाद मंगल, फिर बुध, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। क्लियर? ये भी क्रम आप ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि पृथ्वी के परितः घूमने वाले कृत्रिम उपग्रहों से बाहर गिराई गई गेंद। तो देखिए, अगर कोई ऐसा कृत्रिम उपग्रह जो पृथ्वी के परितः घूम रहा है और अगर मान लीजिए वहां से कोई गेंद गिराई जाए तो क्या होगा,
तो पृथ्वी के परितः उपग्रह के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्ष में घूमती रहेगी। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो ये बात ध्यान रखिएगा कि पृथ्वी के चारों ओर घूमने वाला अगर कोई कृत्रिम उपग्रह है, उससे बाहर गिराई गई गेंद जो है वो पृथ्वी के परितः जो उपग्रह है उसी के समान आवर्तकाल के साथ उसी की कक्षा में घूमती रहेगी। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि ग्रहों के बारे में निम्न में से क्या सत्य है। तो देखिए, ग्रहों के बारे में बात करें तो जो ग्रह हैं ये अप्रकाशमान होते हुए भी चमकते हैं। ठीक, देखिए ये अप्रकाशमान होते हैं लेकिन सूर्य के द्वारा ये प्रकाश प्राप्त करते हैं और चमकते हैं, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ये ध्यान रखेंगे कि जो ग्रह होते हैं ये अप्रकाशमान होते हैं। क्लियर, और यहाँ पर एक बात ध्यान रखिएगा कि ग्रह खगोलीय पिंड है जो स्वयं प्रकाश से प्रकाशित न होकर तारों के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं। ठीक है, यानी सूर्य के प्रकाश से। हमारे सौरमंडल के सभी ग्रह एकमात्र सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होते हैं, वही बात जो मैं अभी आपसे कह रहा था। अगला देखिए, अगला प्रश्न कह रहा है कि पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण क्या है। तो देखिए, पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। ठीक है, यानी यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, यानी भूक्रोड के अंदर की जो चक्रक धाराएं हैं वो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है। आइए जरा इसको और डिटेल में एक्सप्लेन करते हैं। पृथ्वी के घूर्णन के कारण पृथ्वी का द्रव अवस्था वाला बाह्य कोर इलेक्ट्रॉनिक धारा उत्पन्न करता है, इससे चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण होता है। पृथ्वी का गर्भ यानी जो इसका आंतरिक कोर है वो ठोस और बाह्य कोर जो है ये द्रव अवस्था में है, जिसमें लोहा और निकल जैसे भारी तत्व पाए जाते हैं। चुंबकीय धाराएं पृथ्वी के उत्तरी और दक्षिणी ध्रुवों से प्रवाहित होकर पृथ्वी के बाहर एक चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण करती है। क्लियर, तो ये बात ध्यान में रखेंगे कि जो पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का कारण है वो भूक्रोड के अंदर की चक्रक धाराएं। क्लियर, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि नासा के अनुसार मंगल ग्रह पर उपस्थित जीवन के अब तक पाए जाने वाले लक्षणों में सम्मिलित हैं। तो देखिए, मंगल ग्रह पर क्या है, जल भी मिल गया, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि जीवन की संभावनाएं भी हैं, और इसके अलावा जिप्सम भी, मीथेन भी। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। जल, जिप्सम और मीथेन ये नासा के अकॉर्डिंग मंगल ग्रह पर जीवन उपस्थिति के ये लक्षण हैं। ठीक है, तो सी विकल्प यहाँ से। अगला पूछ रहा है कि टाइटन सबसे बड़ा चंद्रमा या उपग्रह किसका। तो देखिए, इस पर चर्चा भी हो चुकी है, टाइटन किससे, शनि का, यानी यहाँ पर डी विकल्प आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर, तो ध्यान रखिएगा कि शनि, ये तो ठीक है कि बृहस्पति के बाद सौरमंडल में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है, और सौरमंडल में शनि के सबसे अधिक उपग्रह ये नहीं, ये देखिए ये 82 संख्या नहीं 145। क्लियर है, और टाइटन जो है ये शनि का ही उपग्रह है। ठीक है, और ये सबसे बड़ा उपग्रह है, और शनि ग्रह के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वलय पाए जाते हैं, यानी छल्ले पाए जाते हैं, इस पर भी चर्चा हो चुकी है। क्लियर है, अगला देखिए, बृहस्पति का वलय होता है। अब देखिए, बृहस्पति का वलय होता है तो याद रखिएगा सिलिकेटों का बना हुआ, किसका, सिलिकेट का। तो देखिए यहाँ पर आपका ए विकल्प सही हो जाएगा, बृहस्पति का जो वलय है ये सिलिकेटों का बना हुआ होता है। अब आइए जरा, ये बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, यहाँ से प्रश्न आपके यहाँ बनते हैं। अब देखिए, बृहस्पति के वलयों की अगर खोज की बात कर लें तो इसकी खोज हुई थी 1979 में, यानी 1979 में वाइजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी। किसने की थी, वाइजर फर्स्ट स्पेस प्रोब ने की थी, और इन वलयों को जेवियन वलय भी कहा जाता है, और ये सिलिकेटों के बने हुए होते हैं। और बृहस्पति के वायुमंडल में हल्की गैसें, बात हो चुकी है, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन और अमोनिया पाई जाती है। क्लियर है, तो ये बातें भी ध्यान में रखेंगे और याद रखेंगे बृहस्पति के वलय किसके, सिलिकेटों के बने होते हैं। अगला प्रश्न देखिए, पूछा जा रहा है कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित होती है वो है। तो अभी आपने कहा कि बृहस्पति के वायुमंडल में जो हल्की गैसें हैं, हम लोगों ने चर्चा की भी थी कि हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन, अमोनिया, यानी यहाँ पर आप क्या करेंगे, सी विकल्प करेंगे कि मीथेन जो है ये बृहस्पति के वायुमंडल में पाई जाती है। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, हाँ एक बात और देखिए कि बृहस्पति जो है सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है, और हमने बताया था जब मैं बृहस्पति को एक्सप्लेन कर रहा था कि इसे लघु सौर तंत्र भी कहा जाता है। किसको, बृहस्पति को, ये बात ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण क्या है। तो देखिए, चंद्रमा पर वायुमंडल न होने का कारण क्या है कि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि डी विकल्प से हो जाएगा कि चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं होता है क्योंकि इस पर गैस अणुओं का जो पलायन वेग है उसके वर्ग माध्य मूल के वेग से कम होता है। क्लियर है, तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। तो स्पष्ट याद रखेंगे कि चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं होने का कारण इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। क्लियर है, इसका पृथ्वी की निकटता से कोई संबंध नहीं है और न ही सूर्य के प्रकाश से। यानी सीधी बात ये याद रखनी है कि चंद्रमा पर जो वायुमंडल नहीं पाया जाता है उसका कारण यह है कि इस पर गैस के अणुओं का पलायन वेग उनके वर्ग माध्य मूल से कम होता है। अगला देखिए, पूछा जा रहा है कि चंद्रमा की पृथ्वी से दूरी। तो चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी बात करें तो 384,000 किलोमीटर, यानी अगर आप देखेंगे तो ये जो दूरी है वो है 3,84,400।
क्लियर है? तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, ए विकल्प को सही कर लेंगे। यहाँ पर इसको देख भी लीजिए कि चंद्रमा पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह है, ये तो देख चुके हैं। अगर इसकी पृथ्वी से औसत दूरी देख लें तो अभी हमने आपसे बताया कि 3,84,400 किलोमीटर है और ये लगभग 27 दिन 8 घंटे पृथ्वी की पूरी परिक्रमा कर लेता है इतने समय में। और चंद्रमा का प्रकाश जो पृथ्वी तक आने पर समय लगता है वो लगता है 1.3 सेकेंड। क्लियर है? और यहाँ वायुमंडल न होने का कारण गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम होता है, यानी यहाँ वायुमंडल न होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल जो होता है वो पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। क्लियर है? इसका हम एक भाग अर्थात 59% भाग देख सकते हैं। क्लियर? इस पे भी चर्चा हो चुकी है। अगला देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि यदि चंद्रमा की सतह से एक सैल पृथ्वी पर लाया जाए तो क्या होगा। देखिए, चंद्रमा की सतह से अगर कोई हम सैल पृथ्वी पर ले आए तो इसके भार में तो परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं। क्लियर है? तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बी विकल्प सही हो जाएगा। और भार में कमी का मतलब तो यही आप समझ गए थे। ठीक है? तो आपने क्या कहा था कि यहाँ वायुमंडल न होने के कारण गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी से 6 गुना कम होता है। क्लियर है? तो ये बात आपने वहीं पर देख ली थी, यानी भार में परिवर्तन होगा, द्रव्यमान में नहीं। बी विकल्प सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, प्रथम जो चंद्रमा की सतह से कोई सैल पृथ्वी पर लाया जाए तो उसके भार में परिवर्तन होगा लेकिन द्रव्यमान में नहीं। अगला कर रहा है कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को क्या कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये प्रश्न पूछा गया। और ये ध्यान रखिएगा, ये जो मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य है ना, यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है। अभी मैं बताता हूँ कि कैसे प्रश्न बन सकता है। तो सबसे पहले बात ये समझ लीजिए कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चतुर्दिक चक्कर लगाने वाले चट्टानों के जो छोटे टुकड़ों का समूह होता है उसको क्षुद्र ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? क्षुद्र ग्रह। तो यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए, आपसे ये प्रश्न पूछ लेता है कि जो क्षुद्र ग्रह हैं ये कहाँ, किसके, किन ग्रहों के कक्षाओं के मध्य पाए जाते हैं। तो आप क्या कहेंगे? मंगल और बृहस्पति। क्लियर है? तो स्पष्ट ध्यान में रखेंगे कि मंगल और बृहस्पति की कक्षाओं के मध्य सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले चट्टानों के छोटे टुकड़े के समूह को क्षुद्र ग्रह कहा जाता है। क्लियर है? और याद रखिएगा, इटली के खगोलविद जिनका नाम क्या है, गुसेपी पियाजी, इन्होंने 1 जनवरी 1801 को पहले और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह जिसका नाम क्या है, सिरस, इसकी खोज की थी। तो याद रखेंगे कि 1 जनवरी 1801 को पहले और सबसे बड़े क्षुद्र ग्रह सिरस की खोज किसने की थी? इटली के खगोलविद थे जिनका नाम है गुसेपी पियाजी। क्लियर है? और याद रखिएगा, पलास, जूनो, वेस्टा ये अन्य बड़े अवांतर ग्रह हैं। क्लियर? और क्षुद्र ग्रहों में सिरस सर्वाधिक चमकीला और विशाल है और इसका व्यास कितना है? 1025 किलोमीटर। क्लियर? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछ रहा है कि कुछ ग्रहों की सतह ताप नीचे दिए गए हैं, इंगित कीजिए इनमें से प्लूटो का कौन सा है। क्लियर है? तो देखिए, प्लूटो की अगर बात करें तो प्लूटो का ताप कितना है? -230 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प, डी विकल्प -230 डिग्री सेल्सियस है, इसलिए यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, प्लूटो की बात करें तो आपको पता है कि पहले प्लूटो को ग्रहों में शामिल किया गया था। प्लूटो को 2006 में ग्रहों की सूची से निकालकर बौने ग्रह की सूची में डाल दिया गया। सूर्य से अधिक दूरी पर स्थित प्लूटो का जो तापमान है वो कितना है? -230 डिग्री सेल्सियस। क्लियर है? और इस ग्रह पर बहुत पतला वायुमंडल पाया जाता है और इसमें नाइट्रोजन, मीथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड गैस होती है। ध्यान रखेंगे। और जब प्लूटो परिक्रमा करते हुए सूरज से दूर हो जाता है तो उस पर ठंड बढ़ जाती है। क्लियर है? अगला देखिए, अगला जो प्रश्न पूछा जा रहा है कि कौन से तारा हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक है। ठीक है? अब देखिए, यहाँ से भी ये प्रश्न बहुत पूछा जाता है और फिर से पीसीएस ये 2022 में इसको रिपीट कर दिया गया। तो आप जानते हैं प्रैक्सिमा सेंचुरी। क्या है? प्रैक्सिमा सेंचुरी। तो यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है? तो ये बात स्पष्ट याद रखेंगे कि हमारे सौरमंडल के सबसे नजदीक का तारा प्रैक्सिमा सेंचुरी है, जो सौरमंडल से 4.2 प्रकाश वर्ष की दूरी पर है। मंदाकिनी में पाए जाने वाले तारों में कुछ तारे विशेष आकृति के रूप में व्यवस्थित होते हैं और इन आकृतियों को तारामंडल या नक्षत्र कहा जाता है। एक प्रश्न में ये प्रश्न पूछा भी गया है। ठीक है? ये एक प्रश्न में ये फैक्ट पूछा भी गया है। और वर्तमान समय में 88 तारामंडलों की पहचान की गई है, इस पे बात हो चुकी है। इनमें से हाइड्रा सबसे बड़ा है, जबकि सेंटोरस, जेमिनी, लियो अन्य तारामंडल के उदाहरण हैं। क्लियर? तो ये भी बात आप ध्यान में रखिएगा। अगला देखिए, अगला प्रश्न क्या पूछ रहा है? अगला प्रश्न पूछ रहा है कि ईश्वरीय कण है, यानी हिग्स बोसान की बात कर रहा है। क्लियर? यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा। ईश्वरीय कण का मतलब हिग्स बोसान कण। क्लियर? तो ये बात आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अब देखिए, हिग्स बोसान को ईश्वरीय कण कहा जाता है। ये एक मूल कण है जिसकी सर्वप्रथम परिकल्पना 1964 में की गई थी और इसका जो प्रायोगिक सत्यापन है ये 14 मार्च 2013 को किया गया था। क्लियर है? और इसके आविष्कार को एक यादगार कहा गया क्योंकि इससे हिग्स क्षेत्र की पुष्टि हो गई। क्लियर है? तो याद रखेंगे, ईश्वरीय कण का मतलब हिग्स बोसान। क्लियर है? अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि एक खगोलीय इकाई
संबंधित है। तो देखिए कराए एक खगोलीय इकाई संबंधित है, यानी सूर्य और पृथ्वी के बीच की दूरी। क्लियर है, यानी यहाँ पर ए विकल्प सही हो जाएगा। अब देखिए एक खगोलीय इकाई का मतलब सूर्य एवं पृथ्वी के मध्य औसत दूरी को कहते हैं। अगर आपसे ये प्रश्न पूछ ले कि एक खगोलीय इकाई का मतलब क्या है, तो सूर्य और पृथ्वी के मध्य जो औसत दूरी है उसको कहते हैं, और ये कितनी है, तो याद रखेंगे 1.496 × 10⁻11 मीटर। ये बात भी आप ध्यान में रखेंगे। अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि क्षुद्र ग्रह निम्नलिखित ग्रहों में से किन ग्रहों के बीच पाया जाए। देखिए जिस प्रश्न की तरफ मैं आपका ध्यान दिला रहा था, सेम वही प्रश्न यहाँ पूछा है। क्लियर है, तो ध्यान रखिएगा, आप सीधे जवाब दे ले जाएंगे मंगल और बृहस्पति ग्रह के बीच, यानी यहाँ पर आपका सी विकल्प सही हो जाएगा कि जो क्षुद्र ग्रहों की पट्टी है वो मंगल और बृहस्पति ग्रहों के बीच पाई जाती है। क्लियर है, और आपको ये पता है कि सौर मंडल में कितने ग्रह हैं, 8 ग्रह हैं, और सूर्य से दूरी के क्रम में मंगल चौथे स्थान पर और बृहस्पति 5वें स्थान पर है, और इन्हीं मंगल और बृहस्पति के ग्रहों के बीच क्षुद्र ग्रह पट्टी पाई जाती है। क्लियर है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, एस्टेरॉयड बेल्ट। और बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह है और मंगल को लाल ग्रह कहते हैं, और अन्य जो और विशेषताएं हैं इन ग्रहों की उस पर डिटेल चर्चा हो चुकी है। अगला पूछा जा रहा है कि पुच्छल तारे की पूंछ सदा सदैव होती है, ये प्रश्न रिपीट किया गया, तो याद रखिएगा सूर्य से दूर, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे पुच्छल तारे या धूमकेतु आकाशीय धूल, बर्फ और हिमानी गैसों के पिंड हैं जो सूर्य से दूर ठंडे और अंधेरे क्षेत्र में रहते हैं। ये सूर्य के चारों ओर और लंबी किंतु अनियमित या असंकेंद्रित कक्षा में घूमते हैं, और अपनी कक्षा में घूमते हुए कई वर्षों के पश्चात जब ये सूर्य के समीप गुजरते हैं तो गर्म होकर इनसे गैसों की फुहारें निकलती हैं जो एक लंबी चमकीली पूंछ के समीप प्रतीत होती हैं। ठीक है, और कभी कभी ये पूंछ लाखों किलोमीटर लंबी होती है। सामान्य अवस्था की पुच्छल तारा बिना पूंछ का होता है तथा पुच्छल तारे के शीर्ष को कोमा कहा जाता है। क्लियर है, तो ध्यान रखेंगे पुच्छल तारे की पूंछ सदैव सूर्य से दूर। क्लियर है, अगला देखिए, अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी कैसी दिखाई देती है, यानी अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी दिखाई पड़ती है किस रंग की, तो याद रखिएगा चर्चा हो चुकी है नीले रंग की। क्लियर है, अंतरिक्ष से जब आप पृथ्वी देखते हैं तो नीले रंग की, ए विकल्प यहाँ पर सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा अंतरिक्ष से देखने पर हमारी पृथ्वी नीले रंग की एक गोलाकार वस्तु की तरह दिखती है, क्योंकि पृथ्वी के 70% हिस्से पर क्या है, जल है। अगला प्रश्न पूछा जा रहा है कि पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई थी लगभग कितने समय पहले, तो ध्यान रखिएगा पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो 3.5 बिलियन वर्ष पहले हुई थी, यानी यहाँ पर आपका बी विकल्प से हो जाएगा कि पृथ्वी पर जो जीवन की उत्पत्ति है वो कब हुई थी, 3.5 बिलियन वर्ष पहले। और अगर आपसे ये पूछे कि पृथ्वी की उत्पत्ति, तो याद रखेंगे पृथ्वी पर की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले। तो दोनों बातें याद रखेंगे कि पृथ्वी की उत्पत्ति 4.5 बिलियन वर्ष पहले और पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति 3। अगले प्रश्न में पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित नहीं है। देखिए जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत, ठीक है, अब देखिए पहला लिखा है कि पृथ्वी की कक्षा की उत्केंद्रता, यानी इसके अंडाकार कक्षीय मार्ग, तो ये तो रिस्पॉन्सिबल है। अगला कह रहा है कि पृथ्वी की घूर्णन अक्ष की तिर्यकता, यानी उसका झुकाव, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल है। अगला कह रहा है कि विषुवायन, यानी पृथ्वी के सूर्य से अपसौर और उपसौर की दूरी, ठीक है, यानी नजदीक हो तो उपसौर और दूर हो तो अपसौर, यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये भी रिस्पॉन्सिबल होता है। सौर किरणित ऊर्जा यानी सौर विकिरण, ये रिस्पॉन्सिबल नहीं है। जलवायु परिवर्तन के खगोलीय सिद्धांत से संबंधित ये सौर विकिरण, यहाँ पर आपका डी विकल्प सही हो जाएगा। क्लियर है, तो ये यहाँ पर डी विकल्प आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो इस प्रकार यहाँ पर पहला चैप्टर ये कंप्लीट हो गया है। अगला जो चैप्टर है वो है अक्षांश एवं देशांतर रेखाएं। क्लियर है, तो आज की क्लास यहीं पर कंप्लीट करते हैं। अगली क्लास में आपको यहाँ से आगे कंटिन्यू किया जाएगा। पर डे एक क्लास देकर विस्तृत व्याख्या के साथ 1 बाय 1 सभी सब्जेक्ट कंप्लीट कराए जाएंगे। आप निरंतर इसको क्रमवार अध्ययन करते चलें। यदि किसी दिन गैप हो जाता है तो उस दिन जो भी प्रीवियस क्लास है उसका रिवीजन करते रहें। क्लियर है, शुभकामनाओं के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।